बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, मेरे एक बहुत ही अच्छे टीम मेंबर हैं। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत करूं, मैं चाह रही थी कि उनके लिए दुआ करूं। आप सब भी मिलकर दुआ कीजिएगा। किसी के लिए भी दुआ हो, दुआ जो है वो सीधी जो है लगती है, और किसकी लग जाए ये पता नहीं होता। तो जो इमरान ख़ान साहब हैं हमारी टीम के, उनके कान के नीचे एक अजीब व गरीब किस्म का दाना निकला है, और ऐसा दाना, ऐसी कैफियत जो हम बयान नहीं कर सकते हैं। तकलीफ़ में तो वो हैं, मगर डॉक्टर्स ने कहा इट्स वेरी डेंजरस, जिसकी वजह से अभी वो पूरे हफ्ते की लीव पर हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और आ भी नहीं रहे, और अब पता नहीं कब आते हैं, और बता भी नहीं रहे सिचुएशन के दाने की कैसी है। और जो दाना तो बहुत छोटा सा था, मगर अब दाना वो बहुत बड़ा बन गया है। मगर शायद छोटे दाने का ऑपरेशन बड़ा हो जाता है। तो अब मैं चाह रही थी कि आप पूरा पाकिस्तान मिलके उस जो दाने के लिए अगर दुआ गो हों कि अगर उनका वो दाना ठीक हो जाए तो हमारी टीम का हिस्सा दोबारा बन सकेंगे। बाकी अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली को सब्र दे, क्योंकि दाना जो है बहुत तकलीफ़ वाला है। और दाने पे दाना, दाने पे दाना, दाने पे दाना। चले जी, हम अपने शो का आगाज़ करते हैं, और ज़बरदस्त शो है आज भी हमारा। हमारे पास हैं हसन रज़ा साहब, जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। आज हम इनसे बात करेंगे, ये जो चापलूसियाँ होती हैं ना, एक किसी भी इदारे में जहाँ पर जॉब्स कर रहे होते हैं लोग, किसी कंपनी में जहाँ पर काम कर रहे होते हैं लोग, उधर ना ये चापलूसी पना देखा जाता है हमेशा। स्कूल का इदारा ले लें, जर्नल्स में भी होता है, बहुत सारी जगह। वो जूते पॉलिश तो आपने सुना होगा, मगर ये जूते पॉलिश वो नहीं है जिसको आप जाके दें किसी मोची की दुकान में तो आपका जूता चमका के दे दें। यहाँ इनका मुंह भी नहीं चमक रहा होता, मगर यहाँ पे खुशामदीदी जो है ना चल रही होती है। किसी की शिकायत, किसी की खबरी, मुखबरी, ये सारी काम जो है ना ये करने की कोशिश करती। ये कौन होते हैं? क्या इससे कोई बंदा अपनी तरक्की भी हासिल कर सकता है? किसी इदारे में रह के अगर चापलूसी करे, किसी की शिकायत करे, चुगली करे, तो क्या उसको बॉस अपनी नज़र में बहुत अच्छा समझता है और उसको एक दिन जो है बहुत अच्छी पोस्ट दे देता है? ये सारी बातों को जानेंगे हम हसन रज़ा साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत? ठीक है, परफेक्टली फाइन। अच्छा जी, इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, दाने पे दाना, दाने पे दाना, बिल्कुल बिल्कुल, दुआ करना ज़रूरी है। अच्छा जी, तो ये मुझे बताइएगा, ये जो चापलूसी पना होता है, हर इदारे में कोई ना कोई एक बंदा होता है, तो ये जो खुशामदीदी है ये होती क्या है? पॉलिश ये होता क्या है? देखिए फ़िज़ा, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू गिव यू क्रेडिट कि जो आप टॉपिक्स हैं ना बड़े ज़बरदस्त रखती हैं और बड़े ज़बरदस्त होते हैं, ये सबक आमोज़ होते हैं। देखें, जो खुशामदी हैं और जो चापलूसी है ना, इनके लिए मैंने एक टर्म बनाई है, और उस टर्म का नाम है, वो हर जगह पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं मिस्टर चुकू। यानी वो जहाँ पर भी जाते हैं ना, वो ये कहते हैं कि फ़िज़ा आज आप कमाल लग रही हैं, वाओ आज आपने ज़बरदस्त कपड़े पहने हैं, आज आप बेहतरीन लग रही हैं। और फ़िज़ा कहेंगे आज तो मैं वो भी नहीं धो के आई, आज तो मैं नहा के भी नहीं आई, मतलब इस तरह से, और ये मेरी तारीफ़ कर रहा है। अच्छा, आपको फील हो रहा होगा कि यार ये खुशामद कर रहा है। उसका नाम मैंने रखा है मिस्टर चुक्कू। वो जहाँ जाएंगे बॉस के सामने चुकेंगे, बॉस को उठाएंगे, बॉस आपका लेटना कमाल, आपका बैठना कमाल, आपका उठना कमाल, आपका चाय पीना कमाल, आपका पानी पीना कमाल। मतलब ये बॉस के सामने चुकनाइजर का काम करता है। ये चुक रहे होंगे ना, हर जगह जा रहे होंगे, और ये उन लोगों को गिरा भी रहे होंगे जो कि इनको लग रहा है कि उनके लिए वो थ्रेट हैं। उनको वो गिरा रहे होंगे, लेकिन हर जगह जाके चुक रहे होंगे, और खतरा भी होता है। हाँ, अच्छा, ये बॉस को चुक रहे होंगे। अच्छा, बॉस भी हमारा ऐसा बॉस होता है, दे लाइक चुकुस। उनको लगता है कि यार ये जो बंदे हैं ना, जो मुझे चुक रहे हैं, ये मेरे अपने हैं, ये वो बंदे हैं जो कि मेरी चाहते हैं कि यार मैं आगे बढ़ूं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो चुकुस होती है ना, जो मिस्टर चुकुस, वो सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे होते हैं कि यार हमें कहाँ इंटरेस्ट मिलना है। लेकिन वो इस तरह से आपको चुकते हैं, इस तरह से आपकी तारीफ़ करते हैं, इस तरह से खुशामद करते हैं कि आपको लगता है ये जो चुकू है ना, ये मेरा हमदर्द है, ये मेरा प्यारा है। लेकिन एक्चुअल में वो अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन इस तरह से करते हैं। अच्छा, फिर आपके कहने का मतलब ये जो चुकनाइजर्स होते हैं इदारों में, इनको जो है मिलती है तरक्की, इनको पोजीशंस मिल जाती है एंड ऑफ द डे? यार देखें, डिपेंड करता है कि जो ऊपर वाला जो बॉस है ना, जो बंदा बैठा है, वो किस तरह का है। देखिए, चुकुस जो है ना, कॉम्पिटेंट तो होंगे नहीं, उनको काम नहीं आता होगा, लेकिन निकम्मे होंगे, कोई स्किल्स नहीं। हाँ, स्किल एक है खुशामद,
तारीफ, झूठी तारीफ, सबके सामने जाके उस महफिल की रौनक बन जाना और एक बंदे को टारगेट कर लेना कि सर देखें आप तो बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं, सर आप तो बड़े, आज तो आपकी ड्रेसिंग बड़ी कमाल है सर, आज आपने जो कलर पहना है ना परफेक्ट कलर है सर। इसका मतलब ऑफिस में किसी इदारे में रह के नंद और भावज का काम किरदार अदा करते हैं। हाँ, ये कर रहे होते हैं एक्चुअली। अच्छा हाँ, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, अगर मिस्टर चुकुस हैं और वो मिस्टर चुकुस आपके इदारे में, मिस्टर चुकुस और मिस चुकुस दोनों अगर वो हैं और आपके इदारे में वो काम करेंगे तो माजरत के साथ आपका इदारा ग्रो नहीं करेगा। एक दिन आएगा आपका इदारा भी चुका जाएगा। तो वो चीज़ें होंगी, आपको इस तरह से देखना है कि अगर वो वाकई कुछ चीज़ें हैं तो कॉम्पिटेंसी पे जो आपने फोकस करना है। ऊपर जो हमारी लेयर बैठी है ना, अनफॉर्चुनेटली वो ये कहते हैं यार, ये देखते हैं कि यार देखिए तारीफ़ तो हर एक को पसंद होती है, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन तारीफ़ एंड खुशामद। अच्छा, तारीफ़ वो होती है जैसे आपने कोई काम किया और एक्चुअली में आपको उसकी अप्रिसिएशन मिल रही हो, लेकिन खुशामद में आपने वो किया ही नहीं है, आप में वो चीज़ है ही नहीं और बंदा अगला कही जा रहा है कि यार देखो आप तो है ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चमचागिरी एक ज़बरदस्त किस्म की स्किल है या बस? चमचागिरी बहुत दूर तक नहीं चल सकती, कहीं ना कहीं आके आपको जो है ना वो फंसा देती है। अगर आपको काम नहीं आता, स्किल तो है, ये तो आपने मतलब ये तो हमें मानना पड़ेगा। और हर इदारे में चमचागिरी चलती है, वैसे घर में भी चलती है कुछ चीज़ों पे कि जहाँ पर आपने करना होता है, लेकिन इट्स अ नेगेटिव स्किल्स। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जब आप ग्रो करते हैं तो एक हद तक आपने चमचागिरी करनी है, आपने काम भी तो करना है ना। अब देखिए ना यहाँ पर कितने लोग काम करें, आप एंटर होंगी, आप अंदर आएंगी, एक बंदा कहेगा वाह यार कितना ज़बरदस्त है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने काम पे सिर्फ फोकस कर रहे हैं और उनको पता है यार हमने अपने काम पे करना है। अब जो बॉस चाहिए ना उसको पता चल जाता है कि यार ये चमचागिरी कर रहा है और ये हमारे साथ इस तरह से एक बंदा जो है वो सिर्फ अपने काम पे फोकस कर रहा है। लेकिन आप ये देखें, जब हमें तरक्की मिलती है, जब हमें इंक्रीमेंट मिलता है, चीज़ें होती हैं, क्या होता है, वो चमचागिर उसको सबसे ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, उसको तरक्की मिल जाती है। सिर्फ सबसे ज़्यादा पैसे क्या मतलब है कि वो तनख्वाह तो उतनी होती है ना, क्या सैलरी बढ़ा देते हैं नहीं बॉस? तो उसको उसकी तारीफ बॉस को लगता है ना कि यार ये मेरा हमदर्द है, मेरी तारीफ करता है, हर जगह मुझे प्रोटोकॉल देता है, मैं आने लगता हूँ तो मेरे लिए दरवाज़ा खोल देता है, मुझे कहता है कि सर आप ये हैं, रिस्पेक्ट, वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अपने भी तो दोज़ख के दरवाजे खुलवा रहा है, चुगलियाँ कर रहा है, रिबत कर रहा है, बुराइयाँ कर रहा है, लोगों को जॉब से निकलवा रहा है, साजिशें फैला रहा है। अच्छा, ये सिर्फ तारीफ की हद तक होता है या कुछ और भी होता है सर? देखें, अगर तो वो चमचागिर आपके साथ पर्सनल हो गया ना, जो मिस्टर चुकू है वो आपके साथ पर्सनल हो गया, तो वो चाहेगा कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन से चले जाएं और वो ही अकेला नज़र आए और वो ही आगे बढ़ता रहे और चीज़ें करता रहे, वो ही हर जगह नज़र आए और वो ही हो। अच्छा, मैं फिर कहूँगा कि हमारा डायलेमा ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर इन लोगों की जो तादाद है ना वो ज़्यादा है, चमचागिरी की तादाद ज़्यादा है, मिस्टर चुकूस की तादाद ज़्यादा है, क्योंकि सिस्टम जब नहीं बने होते ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं भी, तो क्या होता है ये लोग आकर ना दूसरे लोगों का रिस्क भी ख़राब कर देते हैं। फिज़ा दूसरे लोगों के बारे में गलत बयानी करते हैं। अच्छा, जो पहले पहुंच जाता है अपने बॉस के पास वो सच्चा साबित हो जाता है, उसको कहते हैं, बॉस कहता है हाई ये तो आ गया, ये तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का हमदर्द है, ये तो मेरा प्यारा है, ये तो सारी चीज़ें इस तरह से है। वो कहता है यार ये ठीक है। जिस बंदे के बारे में बात की होती है, जिसके बारे में चुगली की होती है, उसको उसके बारे में उससे पूछा भी नहीं जाता कि यार तुम्हारे बारे में हमने ये बात सुनी, और एक्शन ले लिया जाता है उस मिस्टर चुकू पे और वो चमचागिर पे, और एक्शन लेके उसे कहा जाता है जाएं भाई हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। और क्या होता है, अच्छा हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और सवाल मैं आपसे अभी बल्कि पूछ के जा रही हूँ, हमने ब्रेक के बाद जवाब देना है कि क्या बॉस की कोई ऐसी वीक पॉइंट्स या बॉस के कोई ऐसे राज आपको लगता है ये मिस्टर चुकनाइजर के पास होते हैं जो वो उनके साथ गहरा ताल्लुक़ करना शुरू कर देते हैं? हो सकता है ऑफिस में कोई लड़की पसंद आ गई है, कोई असिस्टेंट पसंद आ गई है, या कोई और उनके कोई घरेलू ऐसी बात, ये मामला जो है वो डिस्कस कर लेते हैं अपने मिस्टर चुकनाइजर के साथ, जिसकी वजह से एक दोस्ती का सिलसिला शुरू होकर तो ये उनके हाथों ब्लैकमेल भी हो रहे होते हैं। खैर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस बारे में भी जानेंगे। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी ब्रेक से पहले मैं ये पूछ रही थी कि कुछ ऐसी हरकतें भी होती हैं क्या बॉस के, कोई वीक पॉइंट्स, कोई ऐसे राज जो है क्या उस मिस्टर चुकनाइजर के हाथ लग जाते हैं जो वो उनको ब्लैकमेल कर रहा होता है या उनकी सारी बातें सुन रहा होता है? हो सकता है कभी कोई घर के ऐसे हालात हों जो अपने जो है ना उस चुकनाइजर को बता देते हो,
ऐसी सिचुएशन भी होती है क्या जो वो अपर लेवल पे होता है? फिजा बिल्कुल समटाइम भी होता है कि चुकनाइजर जो होता है, मिस्टर चुकू जो होता है, वो क्या करता है, वो इस तरह की गेम डालता है बॉस के सामने और उसको लगता ये है कि बॉस को लगता है यार कि मुझे ज़रा पर्सनल लाइफ भी कुछ ऐसी चीज़ से डिस्कस कर लेनी चाहिए क्योंकि ये मेरा अपना है। एक्चुअली वो अपना नहीं होता, वो वीक पॉइंट वहाँ से पिक करता है और फिर कुछ अरसे के बाद वो आपको कहता है कि बॉस कहता है तुमने काम नहीं किया ये सारी, सर आपने मुझे वो बात बताई थी ना, सर देखें वो इस तरह से था। वो एक थ्रेट बन जाता है वो उसके लिए, और यस वो फिर उसके ब्लैकमेल भी करता है। अच्छा, ये मिस्टर चुकू जो होते हैं ना, एक लेवल ऐसा आता है कि आप इनको रख भी नहीं सकते और इनको निकाल भी नहीं सकते। मतलब आप ब्लैकमेल हो रहे होते हैं ना, आपको पता है यार अगर मैंने इसको निकाल दिया तो मेरे जो 3-4 वीक पॉइंट्स मैंने बताए हैं, कोई ऐसी चीज़ जो कि मुझे लगता है कि यार ये जाके बाहर बताएगा तो मेरी रेपुटेशन में फ़र्क होगा, इस तरह की चीज़ें होंगी, तो वो उनको फिर इसी तरह से ट्रीट करते हैं। लेकिन फिज़ा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं ना, वहाँ पर मिस्टर चुकूस कोई तरक्की नहीं कर सकते, वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो छोटी कंपनी थी ना, जो छोटा इदारा है जहाँ पर बॉस की हर जगह पे नज़र होती है, उसको ऐसे चुकूस चाहिए होते हैं जो कि जाएं उसको ख़बर दें और उसको बताएं कि ये चीज़ें इस तरह से हो रही है। लेकिन वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन में तो समहाउ ग्रोथ ले लेंगे, लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में फिज़ा ये ग्रोथ नहीं ले सकेंगे। तो ये प्रोफेशनलिज्म तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म नहीं है। और माजर के साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो छोटे लेवल की हैं, वहाँ पर इन मिस्टर चुकूस की तादाद बहुत ज़्यादा है और वो वहाँ पर जाते हैं, माहौल ख़राब करते हैं। क्या ये ग्रुपिंग भी करते हैं ऑफिस में, किसी इदारे में जाके एक ग्रुप भी बनाते हैं जिसमें कोई अपनी पूरी एक मोनोपली, किसी को अच्छा साबित करना तो अच्छा, बुरा करना तो बुरा, जो उनके ग्रुप के हिस्से में जो उसकी आगे से उसकी चापलूसी कर रहे हैं, जो लोग उसकी हामी भर रहे हैं, वो उनको अपने उस ग्रुप में शामिल करता है, बॉस को उनके सामने अच्छा बेहतर करता है? ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं? देखें फिजा, एक या बॉस के सामने काम करवाना हो किसी ने तो वो मिस्टर चुकूस को थोड़ी सी रिश्वत खिलाते हैं, वो अपनी एक्स्ट्रा जो कमाई है वो इधर से भी कर रहा होता है, क्या ये सब कुछ भी होता है? फिजा देखें, हर जगह ना एक बड़ा मिस्टर चुकू होगा और उसके छोटे जो शॉर्ट वर्जन है ना मिस्टर चुकू, वो होंगे। वो पूरा का पूरा एक ग्रुप होगा। अच्छा, वो पूरी आपको स्ट्रेटजी बनाएंगे, पूरी साजिशें करेंगे कि यार हमने ये करना है, हमने ये काम वहाँ से निकलवाना है, ये सारी चीज़ें करनी। पब्लिक सेक्टर में भी मिलेगा हमको, प्राइवेट सेक्टर में भी, हर जगह मिलेगा। और ये पूरी लॉबिंग करते हैं, ये बंदे को ना घेरते हैं, ये बंदे को ऐसा घेरते हैं कि बंदे को लगता है यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये चीज़ें जो है ना वो ठीक नहीं हो रही। उस टाइम आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा होता जब आपके साथ हो रहा होता है, लेकिन कुछ अर्से के बाद आपको ये फील होता है यार ये तो मिस्टर चुकूस जो है मेरे साथ हाथ कर गए हैं भाई, ये तो मेरा यूज़ कर गए हैं। आपने देखे होंगे कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन को वो पकड़ते हैं और बॉस के सामने जाके रखते हैं, ये तो मेरा आइडिया है, ये तो मैंने करना है, ये तो मेरी वजह से था। एक्चुअली में वो आपका आइडिया था। आप कहते थे यार ये मिस्टर चुकू ने यहाँ पर भी चुकती है। अच्छा, आपने हर इदारे में वो आपको ही पता है कि यार जैसे एग्जांपल आप कहीं काम करें, आपको पता है यार कि ये मिस्टर चुकू है, इसको काम नहीं आता, लेकिन आपका क्रेडिट वो बॉस के सामने आराम से ले लेगा और बताएगा सर ये तो मेरा आइडिया है, ये तो मैंने करना था और इस तरह से। अच्छा, वो इस तरह से बॉस को अपनी उसमें घेरेंगे कि बॉस को अपने बताएंगे कि सर देखें ये आपके लिए भी अच्छा है ये आइडिया और इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा है। सर देखें मैं तो सोचता आपके लिए हूँ, मेरा तो जीना मरना आपके साथ है। वो वैसे गाना बड़ा ज़बरदस्त है ना कि आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए। जब इन्होंने कहीं कोई ना कोई चीज़ चुकनी होती है ना, तो ये इनका वर्ड होते हैं, ये इनके सेंटेंस होते हैं और अक्सर ये यही गाने सुनते हैं कि आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए। तो ये जो खुशामदी होते हैं इनके बारे में मुझे लगता है कि बॉस को पता होता है, शायद ये जानबूझ के रखते हैं और लोगों के लिए कहते हैं कि इससे तस्वीर लेकर आओ, इसकी जो है वीडियो बना कर लेकर आओ, इन्फॉर्मेशन के लिए। बॉस उनको तरक्की भी मोस्टली नहीं देते, इनको रखा साइड पर ही होता है, ऐसे ही कुछ होता है। और तरक्की भी उन्हीं की कर रहे होते हैं जो आगे से सही काम कर रहे हैं, वो उनको जज भी कर रहे होते हैं। मुझे लगता है बॉस ने जानबूझ के ऐसे लोगों को रखा होता है जो ये खुशामदी होते हैं, क्योंकि वो खुद भी इस सारे प्रोसेस से गुजरा होता है। व्हाट यू से अबाउट इट? देखिए फिज़ा, होता ही है कि हम में ना कोई एक ईगो तो है, कहीं ना कहीं मेजॉरिटी को कोई तारीफ़ तो अपनी पसंद है। तो कुछ जगहों पे उनको पता होता है जब घर से आपको डांट पड़ी और बॉस को भी डांट पड़ती है मैसेज से, हर जगह से सारी, तो उसको कुछ ना कुछ एक मी टाइम भी चाहिए होता है ना। तो फिर इनको बुला के वो कहते हैं बताओ ये मैंने डिसीजन ले था, ये कैसा डिसीजन था, ये कैसे। अब मिस्टर चुकू को तो मौका चाहिए कि यार हमने तो बॉस को चुकना है, तो यस यू राइट कि उनको लग रहा होता है। लेकिन बॉस को भी ये पता होता है कि यार जो मेरे काम करने वाले बंदे हैं, जो मेरे कॉम्पिटेंट बंदे हैं, जो काम करते हैं, वो ऐसे नहीं हैं। अब आप
वो देखे होंगे ना, जो काम करने वाला ना वो सिर्फ काम के लिए ही बॉस के पास आएगा। वो बॉस को आके ये नहीं कहेगा बॉस आज आप बड़े अच्छे लग रहे हैं तो एक कप चाय आपके साथ पी लूँ, बॉस आज कहीं मतलब बाहर चलें, कुछ इस तरह। वो काम करने वाला बंदा काम कर रहा होगा। और बिल्कुल आपने सही कहा कि तरक्की भी एंड पे उन्हीं लोगों को मिलती है जो कि काम करके रिजल्ट्स देते हैं और जो बताते हैं कि यार देखो हमने अपना काम ही किया। बॉस को पता होता है कि इनके बगैर मेरा इदारा नहीं चलना, मुझे मेरे इदारे ने मिलियंस नहीं कमाने। मिक्स एंड मैच होगा, खुशामदी भी होंगे, मिस्टर चुकुस भी होंगे और जो परफॉर्मर हैं वो भी होंगे। क्या औरतें भी होती हैं इस तरह से इदारे में जो खुशामदी होती हैं? फिजा और मैं ज़्यादातर मर्द होता है या औरत, इसके बारे में? ये कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ मैं, कंट्रोवर्सी में आ जाएगा ज़्यादातर मैं चीज़ें बताऊँ कि जो मैंने देखा है मेल और फीमेल दोनों ही हैं। देखिए मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, मे भी शायद मैं गलत हो सकता हूँ, कि ख़वातीन की ज़रा तादाद इसमें ज़्यादा है कुछ जगहों पे लगता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, और मेल की तादाद भी जो है वो ज़्यादा है। तो ये ज़रा 50-70 की रेशियो है इसके अंदर की देखना पड़ेगा। पर्सनालिटी के ऊपर आई थिंक वो इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो मेल है या फीमेल है वो किस तरह से चीज़ों को देखते हैं। कई जगहों पे ये देखा गया है कि जो मेल हजरात हैं उनके पास कोई काम नहीं होता, सिर्फ उनका काम ही यही होता है। कई दफ़ों पे देखा गया है कि फ़ीमेल्स हैं वो ज़रा गॉसिपिंग ज़्यादा करती हैं, चीज़ों को ज़रा देखती हैं, तो वो वहाँ पर जाके ये भी तो कहा जाता है ना कि जैसे ये औरत खूबसूरत है, ये खुशामदी भी करती है, इसको काम समझाना आता है, या फिर वैसी अगर खूबसूरत हो और काम भी हल्का फुल्का अच्छा करती हो तो लोग फिर उसके बारे में शो भी कर देते हैं कि ये शायद ऐसी हो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। परसेप्शन जो है ना वो एक बना दी जाती है। देखिए हमारे यहाँ इदारों में परसेप्शन पे ज़्यादा काम चल रहा होता है, एक्चुअली तो काम नहीं चल रहा होता। कुछ जगहों पे जैसे मिस्टर चुकुस है ना, उनका ये भी काम होता है, उनका काम होता है कि यार परसेप्शन बनाना, इस बंदे की ना ये परसेप्शन बना दो CEO के सामने कि सर देखे ना फ़िज़ा में ना बड़ा एटीट्यूड का इशू है, फ़िज़ा जो है ना वो मॉर्निंग शो में लेट आती हैं, फ़िज़ा जो है ना वो काम नहीं करती हैं, फ़िज़ा जो है ना इस तरह से ये वो परसेप्शन वो मालिक के सामने बना देते हैं। अच्छा आप एक चीज़ और देखें कि उस परसेप्शन को जो ऑनर है CEO वो मान लेता है, वो उसको वेरीफाई भी नहीं करता, क्योंकि मिस्टर चुकुस की एक लॉबी बनी हुई है। पहले चुकू ने बात की, दूसरे ने बात की, तीसरे ने बात की, तो CEO ने कहा कि यार ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालांकि होना ये चाहिए जहाँ पर सिस्टम नहीं बने हुए तो एक्चुअली यार बुला के उस बंदे के बारे में पूछो तो सही कि बार मैंने आपके बारे में ये बात सुनी है, आप ये कह रही हैं, इस तरह से कभी नहीं वेरीफाई करेंगे उस चीज़ को, हमेशा। अच्छा, और जैसे कोई औरत खूबसूरत है, प्यारी है और वो काम कर रही है, तरक्की हासिल कर रही है, मगर बाकी जो है या कोई मर्द भी, तो बाकी जो है उसके ऊपर जो है ना इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं कि भाई ये ज़रा स्मार्ट ज़्यादा है, ये अपने स्टाइल वगैरह से जो है ना खुशामद से आगे चला गया है, अदरवाइज़ इसके अंदर कोई स्किल्स नहीं है, कोई एबिलिटी नहीं है। हालांकि वो अपनी मेहनत के बलबूते पे, अपनी अकल की इंटेलिजेंस पे जो है वो आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी ही है। देखें खूबसूरती इज़ एन एच, अगर आपको अल्हम्दुलिल्लाह और साथ में अगर मतलब काम भी आता है और आप स्किल्स हैं, आप में कॉम्पिटेंसी है, तो वो आपके लिए एक बोनस है। तो लोग अगर ये आपके बारे में राय कायम कर रहे हैं और इस तरह से हैं, लेकिन आपको पता है कि यार मुझे मेरा काम आता है, मुझे पता है, तो लोग बातें करते रहेंगे। फिर लोग तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के बारे, बड़े बड़े लोगों के बारे में सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो वो चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन अगर आपने आगे बढ़ना है ज़िंदगी में तो आपको ये मिस्टर चुकुस इनको पहचानना पड़ेगा, इनको अपने लाइफ में से माइनस करना पड़ेगा। मैं चाहूँगी कि आप बिल्कुल कोई एंड में जो है ना ऐसा पैगाम दें उन लोगों को जो इदारों में काम कर रहे हैं, मोनोपलीज़ का शिकार हैं या फिर इस तरह से खुशामदी बनकर जो है ना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या पैगाम होगा कि तरक्की के लिए क्या सही रास्ता है? प्लीज़ गाइड देम। बिल्कुल फ़िज़ा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जैसे कि मैंने कहा कि पहले आप आइडेंटिफाई कर लें कि यार ये आपके इदारे में मिस्टर चुकुस हैं, ये आपका काम ख़राब कर रहे हैं। अच्छा, उनसे फिर आपने डिस्टेंस मेंटेन रखना है, ज़्यादा उनसे बात नहीं करनी है। अच्छा, होता ये है कि हम प्रोफेशनल लाइफ तो उनसे मिस्टर चुकू से डिस्कस करते हैं, पर्सनल लाइफ भी डिस्कस कर लेते हैं। अब जब पर्सनल लाइफ में हम डिस्कस करते हैं तो मिस्टर चुकुस को कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि वो आने वाले टाइम में जब आपके साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएं वो बॉस को बताए, आपकी रेपुटेशन को गंदा करे, ऑर्गेनाइजेशन में आपके रेपुटेशन को बुरा करे, तो आपने ये नहीं होने देना। आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि मिस्टर चुकू को, जो मिस्टर चुकू हमें देख रहे हैं, कि भाई मेहरबानी है लोगों का रिस्क ख़राब मत करें, खामोश बद्दुआ किसी से मत लें। ये ना हो कि आने वाले टाइम में वो बंदा आपको कुछ ना कहे,
कोई लफ्ज़ ना बोले, लेकिन आने वाले टाइम में फ़िज़ा आपको खामोश बद्दुआ लग जाए। और बद्दुआ आपको नहीं लगती, बद्दुआ फैमिली को भी लगती है, आपकी औलाद को भी लगती है, वालिदैन को भी लगती है। तो मिस्टर चुकुस, आपकी मेहरबानी है, किसी का रिस्क ख़राब मत करें, अपने काम पे फोकस करें, अपनी स्किल्स को बेहतर करें। जैसा बाप होता है बच्चे फिर वैसी पीछे हरकतें करते हैं। अगर बाप ने इसी तरह से खुशामदी करके आगे बढ़ना है तो बच्चे चाहे जितनी अच्छी तालीम हासिल कर लें, जितना उनके ऊपर पैसा लगा लें, बच्चे आपके रास्ते को ही फॉलो करेंगे। बेहतर ये कि मेहनत करें, हार्ड वर्क के साथ अपने आप को मनवाएं, काम करें, स्किल्स अपने जो है वो बेहतर से बेहतर करें, ना कि आप दूसरों की चापलूसी, दूसरों को गंदा दिखा रहे हैं बॉस के आगे और उनकी चुगलियाँ कर रहे हैं। बाकी ऑफिस वालों की नज़र में भी आपकी कोई इज्जत नहीं है। इंसान वो बड़ा होता है जिसको देखकर, जिसको सुनकर, जिससे मिलकर दूसरे सामने वाले को खुशी हो और सामने वाला उसको देखकर ये सोचे कि यार हमने भी ऐसा बनना है। क्योंकि चापलूसी और जो खुशामदी लोग होते हैं इनको देखकर कोई ये नहीं सोचता कि हमने भी चापलूसी करनी है, हमने भी खुशामदी करनी। वो बेचारा जो सही बंदा होगा ना, वो मेहनत ही करेगा, वो कहेगा एक दिन मेरा मेहनत जो है वो रंग लेकर आएगी। तो आप बेहतर है कि अपने भी रास्ते बदलें। अगर किसी इदारे में ऐसी ख़राबी कर रहे हैं आप तो शर्म करें और ये काम छोड़कर अपने स्किल्स और अपनी मेहनत के ऊपर, अपनी लगन के ऊपर जो है ना अपनी कामयाबी को हासिल करें। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, हम अभी जो बात करेंगे वो स्मोक की वजह से जो इन्फेक्शंस, हमें खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, कोल्ड, हर वक्त गला ख़राब, तो इसके क्या इलाज है, क्या नुस्खा है। हमारे पास ज़बरदस्त हकीम साहब मौजूद हैं, हकीम इसहाक सुल्तान साहब हैं। तो वो हमें आज बताएंगे ऐसे ऐसे नुस्खे जो घर में ही आप अपना इलाज कर सकें और जिससे थोड़ी सी आपको आराम आ जाए। क्योंकि आपको पता है स्मोक का इतना बुरा हाल है कि कल भी हम लोग नंबर 2 पे थे और कल की सिचुएशन जो थी वो दिल्ली की नंबर 1 पे थी, मगर परसों हम नंबर 1 पे थे। तो ये चीज़ें सही नहीं है। ये जिस तरीके का धुआं हम इनहेल करें, ये हमारे लंग्स के लिए, हमारी सांस के लिए, हमारे पूरे जिस्म के लिए सही नहीं है। तो हम इसके लिए क्या नुस्खे हैं, हकीम साहब क्या बताते हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा, पेपर पेन ले लें या फिर आप गौर से अभी हमारे टीवी के सामने बैठिए और इस चीज़ को सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये जी स्मोक सबसे पहले मुझे बताइएगा कितनी डेंजरस होती है ये लंग्स के लिए, इंसानी जिस्म के लिए। हम जो सांस ले रहे होते हैं, इनहेल कर रहे होते हैं, हमारे लिए कितनी नुकसानदेह? ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है जी। इस टाइम से बहुत मेरे पास ऐसे केसेस भी आते हैं जो बहुत इरिटेट हो रही थी, उनकी आइज़ के अंदर बहुत इरिटेशंस हो रही होती है, उनमें उनके जो गला है उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होती है और साथ उन्हें बहुत ज़्यादा खांसी भी आ रही होती है। बेसिकली आज की जो बात है हम इसमें थोड़ा सा मैं डिफ़ाइन ये करना चाहूँगा। लेट्स नो कि खांसी होती क्या है, हम किसको कहते हैं खांसी। क्या खांसी नुकसानदेह होगी हमारे लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। खांसी बेसिकली आपके लंग्स का एक रिएक्शन है कि कोई चीज़ ने जाके उसको इरिटेट कर दिया है और उसके बाद उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं, उसको निकालना चाहते, उसकी कोशिश है कि उसको निकाल दे। तो खांसी को बेसिकली हम डिवाइड करें ना तो उसे 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अच्छा। क्योंकि बेसिकली हमारा लंग्स है ना वो बेसिकली 4 किस्म के टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, जिसमें नर्व्स भी होते हैं, जिसमें मसल्स भी होते हैं, जिसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ आ जाते हैं और प्लस एपिथेलियल टिश्यूज़ आ जाते हैं। तो अगर हम सबसे पहले ऐसे करते हैं कि जब मौसम सर्द और तर आ जाता है, जब मौसम में तरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर हमारे लंग्स के अंदर क्या होता है कि उसके जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में वाटर देना शुरू कर देती है और इससे आमतौर पर बहुत ज़्यादा ऐसी खांसी होती है जो ज़्यादातर बच्चों को हो जाती है, लेकिन बड़ों को मैंने देखा है मेरी प्रैक्टिस में बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं और बच्चों में ख़ास तौर पर इतनी खांसी होती है, खांसते उनको कैह हो जाती है। स्पेशली जब वो खाते हैं उसके बाद उनको तो लाजमी होगी और कैह हो जाएगी। इस तरह जब हमारे पास जो बड़े लोग आते हैं जब वो भी ये सिम्टम लेके आते हैं तो फिर उनके लिए हम हर्बल जो ट्रीटमेंट देते हैं और यकीन जानो कि जिससे लोग व्हूपिंग कफ भी कह रहे होते हैं, जस्ट सिंगल डोज के साथ वो ठीक होती है, जिसको कहते हैं वायरल डिजीज़ है जी। बच्चा जब खांसते तो माँ बाप के चेहरा और परेशान हो जाए, बच्चे को कितना खांसी का उसका कलर ब्लैक होता जा रहा है। तो उसके लिए हम जो नुस्खे इस्तेमाल करते हैं बड़ा सिंपल से, इजाज़त दें तो मैं आपको दिखा भी दूँ। आइए जी, बिल्कुल। तो इसमें जी इसमें बहुत ही इफेक्टिव है, सिंगल डोज के साथ ये व्हूपिंग कफ क्लियर होती है। खाते उसके अलावा अगर कोई सिम्टम आता है तो ये है कि जिस वक्त खांसी और खांसी का पेशेंट कह कर दे तो आपके पास आपके घर के अंदर एक चीज मौजूद है जिसे हम सुर्ख मिर्च कहते हैं। आप ये सुर्ख मिर्च कहते हैं, आप इसे लीजिए, इसे तवे पे रखिए और उसके ऊपर स्टील का बर्तन रख के नीचे चूल्हा जला दीजिए
तो ये जल जाएगी और इसको बिल्कुल ऐसे करना जैसे कोयला बने। ये जो लोग नजर उतारने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वो वाली लाल हुई मिर्च। है। अच्छा। बट है क्या कि असल में वो खांसी क्यों हो जाती है और क्या क्यों होती है कि हमारे फेफड़ों के अंदर वो जो रतूबत इतनी पतली थी, हमारे लंग्स कोशिश कर रहे थे उसे एक्सपेल करने की, बट वो नहीं कर पा रहे। तो क्या करेगी ये, क्या करेगी, उसको गाढ़ा करेगी और पेशेंट को पहली डोज के साथ आराम से वो बलगम खारिज होना शुरू हो जाएगी। और अगर ज़्यादा दिनों से है तो 1 से 2 दिन इस्तेमाल करें और ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। बड़ा सिंगल और बड़ी बच्चे तो बलगम निकाल ही नहीं सकते सर, अब उसमें कैसे निकालेंगे? सर यही तो उसमें मैम करना है कि जब इसको करेंगे तो उसको इन्फेक्शन को क्लियर करेगी, हाँ। म्यूकोसा मेम्ब्रेन को, और उसकी प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी और बच्चा आपका बिल्कुल दूसरी डोज के बाद उसे पता ही नहीं होगा खांसी क्या होती है। सर और भी कोई दोबारा से जी। अगर डिटेल में जरा सामने देख के बता दें। जी जी, मैं इसके अलावा एक और नहीं चीज़ नहीं यही वाला इसी के दोबारा बारे सामने। में जी जी इसके बारे में ये कहूँ, ये ऐसी है बहुत इफेक्टिव है जो बार बार जो परेशान होते हैं। ये वायरल डिजीज है, होपिंग कफ है, काली खांसी है, खांसी बलगम और रेशा और उल्टी आ जाती है और समटाइम इतना होता है कि मुंह से रालें तक टपकती हैं। और जब ये नुस्खा आप घरेलू बना के देते हैं तो इसके बनाने का मेथड में लास्ट में बता रहा हूँ कि आपने इसमें से ये मिर्चें लेनी है, इसे तवे पर रखिए, तो स्टील का एक बर्तन रख दीजिएगा और चूल्हा ऑन कीजिएगा। इसको इतना जलाइए कि ये कोयला बने, राख ना बने, व्हाइट कलर का ऐश ना बने, कोयला बने। तो उसकी आंच क्या रखें, धीमी रखें? लाइट सी उसकी आंच रखिएगा। अच्छा। तो ये कोयला बन जाएगा। देन इसे पाउडर कीजिए और पाउडर करने के बाद इसमें शहद इतना मिलाइए कि बिल्कुल पेस्ट बन जाए। छोटा बच्चा है तो चने के बराबर उसको पानी के साथ दे दीजिए, और अगर बड़ा है तो आप इसे 2 चने दिन में 4 दफा उसकी मिकदार में दे दीजिएगा। हाँ, इतना जरूर रखिए कि ऐसे पेशेंट को दूध, दही, लस्सी, चावल, खट्टी चीजें या सारी चीजें टोटल तौर पे बंद कर दें। खाने के लिए उसे क्या देंगे, गोश्त वगैरह दे सकते हैं, टिक्के दे सकते हैं और इस तरह की चटपटी चीजें देंगे। सर ये जो हमने पाउडर बनाना है, शहद के साथ इस्तेमाल करना, बच्चों को ये खिलाना है? जी, बच्चों को खिलाना है। कितना चम्मच? इसे सिर्फ 1 चने के बराबर, सुबह शाम? दिन में 3 दफा 4 दफा भी दे सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। और ये कब तक ठीक हो जाएगा? विद इन 1 or 2 days, जस्ट विद 1 or 2 days मैजिकली रिजल्ट्स हैं इसके। बड़ी नई चीज बताइए, मुझे अच्छा लगा। और ये काली खांसी के लिए भी? जी, स्पेशली हुपिंग कफ जो वायरल इन्फेक्शन है और इसका कमाल का रिजल्ट है। इसके अलावा इस तकलीफ के लिए मैं आपको अच्छा, अब वो जब शहद के साथ खाएंगे तो मिर्चें भी नहीं लगेगी? नहीं लगेंगी। जब आप इसका बना लेंगे, इसका कोयला बन जाएगा तो इसके ये जलन वाली और मिर्चों वाली तो तासीर टोटल खत्म होगी। बट इसका एक्टिव जो इंग्रेडिएंट है वो इसके अंदर मौजूद रहेगा। चने की दाल के बराबर? चने की दाल के बराबर, बच्चों को और बड़ों को चने के बराबर, यानी इतना, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। दिन में 4 दफा 3 दफा बच्चे की या बड़े की कैफियत का मतलब जिस तरह उसकी कैफियत है। ओके, जबरदस्त सर, ये तो बहुत अच्छा नुस्खा बता दिया। और इसके अलावा मैं बताऊंगा जी, एक और चीज हमारे पास होती है, ये है जी दारचीनी। आप ये रखिए। दूसरी हमारे पास यहाँ पर है काकड़ा सिंगी। ये काकड़ा सिंग इसलिए कहते हैं कि इसकी शक्ल बिल्कुल सींग की तरह होती है। ये अल्लाह ताला ने इसको इस तरह पैदा किया है और इसको काकड़ा सिंगी कहते हैं। जी जी, इसके अंदर ये चीजें मौजूद होती हैं इसके अपने। सर आपका कोड गंदा हो रहा है। अच्छा, ये इसके अपने, इसके अंदर ये चीजें मौजूद हैं। और तीसरी चीज इसके अंदर है जी, इसे हम कहते हैं प्याज के बीज। ये 3 चीजें, यानी प्याज के बीज, काकड़ा सिंगी और दारचीनी, तीनों चीजों को लेके ग्राइंड कर लीजिए और ग्राइंड करने के बाद फाइन पाउडर कीजिएगा तो इसकी शेप बिल्कुल इस पाउडर जैसी आ जाएगी। अब आपने उस वक्त देना है जिस वक्त पेशेंट को, ऐसे बड़े लोग भी जैसे हैं जिनको खांसी होती है, लेकिन खांसी किस तरह की, दूध की तरह व्हाइट इन कलर, और अच्छा। जरा खांसी मुंह भर के उनको बलगम निकल रहा है, बार बार बलगम निकल रहा है, मगर उसमें कोई इरिटेशन नहीं है, कोई जलन नहीं है, कोई खराश नहीं है। तुखम मलंगा? नो, तुखमे प्याज। तुखमे प्याज, अच्छा। तुखमे प्याज है। तुखमे प्याज है। तुखमे प्याज क्या होता है? प्याज के बीज। अच्छा, ये इसी से तो उगाया जाता है ना। ठीक है, काकड़ा सिंगी, प्याज के बीज और दालचीनी। दालचीनी दो किस्म की होती है ना, वो एक गोल वाली भी और एक, ये एग्जैक्टली ये दालचीनी है। हमने ये वाली लेनी है। दूसरी तज जो होती है, जिससे उसके समटाइम ये होता है, लेकिन असल दालचीनी यही है। अच्छा, ठीक है। ये जो सीधी लंबी वाली होती है, ये उन्होंने कहा है, वो जो दूसरी जो है वो तज जो होती है वो बिल्कुल गोल सी। तो लोग कहते हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए, उसकी मिथ भी क्या है जरा बता दे। लोग नहीं, तज जो है ना वो इतने इफेक्टिव नहीं है, इसके बेशक दोनों का मिजाज एक जैसा होता है, बट दिस वन इज अ वेरी इफेक्टिव। अच्छा, जिस वक्त खांसी ऐसी हो कि बलगम मुंह से भर भर के निकल रही हो, लेकिन वो व्हाइट इन कलर हो, ठीक है, तो फिर आप जब ये देंगे
और इसको आप काकड़ा सिंगी, दालचीनी, तुख्मे प्याज तीनों को हम मिकदार पीस लेना है। जी जी। और इस तरीके से इसका पाउडर बन जाएगा। इस तरीके इसका पाउडर बना लेना है और इसमें से हाफ टी स्पून, जी आराम से इजी से पीसी जाती है, और हाफ टी स्पून की मिकदार में आपने इसको लेना है। मैं आपको बता देता हूँ, हाँ। सिर्फ इतनी मिकदार के अंदर दिन में 4 दफा पानी के साथ लीजिए। अच्छा, और इंशाल्लाह मैं ले लूं सर, दे मुझे हल्की सी है गले में। जी, अगर आपकी ऐसे बस बिस्मिल्लाह, अगर आपकी खांसी इस टाइप की है कि आपको बलगम पानी की तरह निकल रहा है, आपको बलगम जो वैसा तो नहीं है, दूध की तरह निकल रहा है सर। वो जो छाती में जो बच्चों की आवाजें आ रही होती है खड़ खड़ जी, खड़ खड़, मैं एग्जैक्ट उस तरफ आता हूँ, मैं वो भी आपको बताऊंगा। और यही तो वजह है कि हम एक ही नुस्खे को समझते हैं कि खांसी की तमाम किस्मों के लिए होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सर ये इसी का पिसा हुआ है ना? ये इसी का फाइन पाउडर है जी, ले सकते हैं आप। जी, अब खांसी की जो दूसरी किस्म आती है वो खुश्की की वजह से आती है, यानी ऐसी जिसके अंदर आपके फेफड़ों के अंदर जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है वो बेसिकली उसका काम क्या होता है, आपके जो एयर वेज हैं उनको तर रखना। सम टाइम क्या होता है, उसकी सोजिश की वजह से इन्फेक्शन इतना होता है कि वो टोटल ड्राई हो जाता है, मरीज खांसता है, खांसते खांसते निकलता कुछ नहीं उसके अंदर से, अकीब तंग होके क्या होता है, इतना सा छोटा सा ग्रीन कलर स्पूटम आता है, बस मिटियाला सा खाक जैसे होता है ग्रे कलर का, और वो निकलता है तो मरीज को थोड़ा सा सांस आता है। तो हमने यहाँ क्या करना है कि हमने यहाँ रतूबात पैदा कर देनी है, हमने यहाँ हरारत पैदा कर देनी है। तो जिनको खुशक खांसी आ रही है उसके लिए मैं आपको इसके ब्रेक के बाद सर ये मजे का जी आपके लिए सब चीज़ ये मज़े का था। अच्छा हाँ, ये मज़े का भी था, बच्चे आराम से ले सकते हैं। ये गले में जाके वो खरखराहट नहीं कर रहा है, जो कुछ फक्कियाँ होती हैं ये बिल्कुल नरम हो गया, पानी के साथ आप ले सकते हैं। कुछ ऐसी फक्कियाँ होती हैं जो नरम नहीं होती, ये नरम हो गई थी, बच्चे ले सकते हैं और ये वाकई कारआमद होगी, आई कैन इमेजिन, क्योंकि हकीम साहब सही बंदे सही चीज़ें बताते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोफेसर इसहाक सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद है और हमें बता रहे हैं ऐसे ऐसे नुस्खे जो स्मोक की वजह से हमारे गले में खांसी खुश्की हो जाती है। खुश खांसी का भी कोई बता दें? जी मैं बता उससे भी बड़ी तकलीफ होती है। अभी हम बात कर रहे थे कि जिस वक्त लंग्स की जो अंदर जो लाइनिंग जो कर रहे थे म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, जब उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है और वो अपना जो है मॉइस्चर नहीं देते, जिसकी वजह से हमारे लंग्स के अंदर वो प्रॉपर तो इनहेल और एक्सेल कर रहे होते हैं, तो इतना ड्राइनेस हो जाती है कि पेशेंट खांसते खांसते बुरा हाल होता है और निकलता कुछ नहीं हो, यानी इसको और निकलेगा हार्ड थोड़ा सा पूरा गिल्टी की शक्ल में, और किसी ग्रे कलर की इतनी सी बलगम निकली गिल्टी की शक्ल में। तो उस वक्त आपने जो उनको दवा देनी है वो मैं आपको बता देता हूं कि ये एक तो है जी हमारे यहाँ इसको तेज पात कहते हैं, एक ये लेना है, दूसरा लेना है ये पुदीना है जी, ये आप तो जंगली पुदीना हम इसे कहते हैं, पंसारी से मिल जाता है। जंगली पुदीना? जी जी, ये कौन सा होता है? ये बहुत तेज होता है, ये आपका जो घर में यूज होता है उससे कहीं तेज। तो ये कैसे बनता है, कहाँ से मिलता है? ये खुदरा पौधे हैं, ये खुदरा उगता है, ये जंगली पुदीना। जंगली पुदीना। और तीसरी चीज इसके अंदर अजवैन है, और चौथी चीज इसके अंदर नमक है। ये चारों चीजों को अच्छी तरह अलग अलग ग्राइंड कीजिएगा और पाउडर बना लें, और इसका पाउडर इस कलर में आपको मिलेगा। और इसको भी यही तरीका है कि आपने इसका भी ½ टी स्पून दिन में 4 दफा लेना है पानी के साथ। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि खट्टी चीज़ें बिल्कुल बंद कर दी जाए, तली हुई चीज़ें बिल्कुल बंद कर दी जाए, ठंडक से बिल्कुल बचा जाए। ये वो खांसी होती है जो अक्सर रात को ज़्यादा होती है। ऐसे पेशेंट जो रहते हैं बेचारे रात को बार बार उनके खांसी खांसी करते करते बुरा हाल हो जाता है और निकलता उसमें खांसी में कुछ नहीं। सिर्फ आप इसके दिन में 4 खुराकें लें, 2 से 3 दिन इस्तेमाल करें तो खुशक खांसी जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अरे वाह सर, आपने बताया नमक? जी ये नमक है, क्योंकि जी ये है अजवैन देसी है जी, अजवैन की 4 किस्में हैं, बट ये अजवैन देसी हमारे किचन वाली तो अजवाइन लगी नहीं रही। एग्जैक्ट वही है जी, अजवैन देसी है जो आपके किचन, ये वो वाली है। अच्छा, ये बड़ी फाइन सी किस्म है। अच्छा, ये थोड़ी सी बारीक सी है ना? हाँ। अच्छा, ये हो गया, नमक हो गया, अजवाइन हो गई, ठीक है, उसके बाद तेज पात हो गया, और ये जंगली पुदीना हो गया। इनको हम मिकदार पीस लेना है, पाउडर करना है, और सर ये बनेगा, और ये इस कलर का सफूफ बनेगा, और ½ टी स्पून दिन में 4 दफा लेना है। खुश खांसी के लिए, खुशक खांसी। और एक चीज होती है, सम टाइम ऐसा होता है कि खुशक खांसी है और उसमें इतनी ड्राइनेस आ गई कि खांसते खांसते मरीज के गले से कहीं से
कोई ब्लड भी उसमें शामिल होना शुरू हो गया, छिल जाता है ना गला। इसका मतलब ये है कि आप इसकी रतूबत टोटली तौर पे ख़त्म होगी। अब हमें ऐसी चीज़ें चाहिए जो कि ड्राइनेस को ख़त्म करने के साथ साथ मॉइस्चर भी पैदा कर दें, थोड़ी रतूबत भी दे दें, रतूबत पैदा होंगी तो ब्लड आना बंद हो जाएगा। उसके लिए सर अलग चीज़ है। अच्छा, आप मॉइस्चर के लिए अलग चीज़ है, ये नहीं है? जी ये नहीं, वो तो जो हमें थोड़ा सा मॉइस्चर है। अच्छा, अब मॉइस्चर टोटल खत्म हो गया, अब उसमें ब्लड भी आया। हाँ, तो देन आपने क्या लेना है, ये हल्दी टर्मेरिक आपके घर में मौजूद है, ठीक है। दूसरी चीज मगर ये देसी हल्दी है सर? जी 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 जी। ओके। दूसरे ये है, इसमें असलोसोस हमारी ज़बान में कहते हैं, ग्लिसराइजा कहते हैं, मलेठी कहते हैं। ओके। और तीसरी चीज है ये सौंफ है। ये 3 चीजें लेनी है। और चौथी चीज इसके साथ है, इसे बरगे बांसा कहते हैं। ये अल्लाह ताला ने ऐसी कुदरती जड़ी बूटी पैदा की है कि अब जब ये है कहीं से भी ब्लड आ रहा हो, लेकिन स्पेशली जब लंग से आ रहा हो, तो आप इसका कहवा बना के पीते हैं तो ब्लड आना टोटली तौर पे बंद हो जाता है। और मरीज़ की वो खुश्क खांसी जिसको खांसे उसका जो है वो ब्लड भी साथ शामिल हो जाता है। तो ये 4 अज्जा का जो सबूत बनेगा, पंसारी की शॉप से मिलेगी, पंसारी की दुकान से मिलेगा। और इसका इस कलर का सफूफ तैयार होगा। अच्छा, ये वाला क्योंकि हल्दी भी डाली है आपने। इसमें इस फाइन पाउडर बनाएंगे और ये चीजें आएंगी। और ½ टीस्पून दिन में 3 दफा लेंगे, पानी के साथ लेंगे, लेकिन वही परहेज, खट्टी चीजें, तली हुई चीजें, पराठा वगैरह, कबाब वगैरह, ये चीजें नींबू नहीं लेंगे। जो भी खटास लेंगे वो इसको नुकसान देने वाली है। ओह सर, क्या अभी इस विंटर सीजन में हम वैसी लीमू शिमू खत्म कर दें? तो ड्राइनेस साहब में ऑलरेडी खुशक खांसी आ रही है, देन आप बिल्कुल नहीं। हाँ, अलबत्ता आपको तर खांसी आ रही है, देन आपके लीमू बहुत इफेक्टिव है आपके लिए। अच्छा, ठीक है। और सर मुझे ये बता दीजिए कि जो स्मोक है, इसकी वजह से जो हमारे लंग्स बड़े कमजोर हो जाते हैं, खांसी शांसी होती है, इन्फेक्शन होता है, कोई ऐसी चीज जो हम रेगुलर ले लें, हम इस खांसी से पहले ही प्रिकॉशन? बहुत ही कमाल की चीज है, बहुत ही कमाल की चीज है सर। मैं आपके मैडम तक, ये हमारे पास एक है और बड़े मशहूर से आप नाम जानते हैं, उनाब। बहुत सी हम लोग जानते हैं उनाब के फूल, इसके मिलते हैं, इसके फल है। और दूसरी चीज ये लसूड़ियाँ हैं। और तीसरी चीज जो बहुत ही अच्छी है वो है गुले बनफ्शा। सर लसूड़ियाँ भी दिखाएं, निकाल जी, ठीक है। ये देखें, ये है उनाब के फूल, इस तरह से। Can you see this? कैमरा बेटा इसके उनाब के फूल पे आओ। उनाब नहीं, उनाब के फूल नहीं, उनाब का फल है। उनाब का फल है, अच्छा, जो सबर का फल होता है। जी जी, जो सबर का फल होता है, ठीक है। ये उनाब के फल है। कैन यू सी दिस? हाथ पे दिखा देती हूँ मैं, जितनी देर फोकस डी फोकस चल रहा है। मेरा काका कुछ सुबह नाश्ता करके आया करो। ये लो, आ गया नजर, चलो। और ये है ये लसूड़ियाँ जी। फोकस ही नहीं है बच्चा, पता नहीं किधर है आज। बेटा 2 पराठे, 1 दाल की प्लेट, ठीक है। ये क्या था सर? ये लसूड़ियाँ। लसूड़ियाँ, ये ठीक है। और तीसरी चीज़ है गुले बनफ्शा। गुले बनफ्शा, ये गुले बनफ्शा है, चूँकि मार्केट तो जड़ी बूटी होती है ना सर? बनफ्शा है जो आमतौर पर हमारे पहाड़ी इलाकों में मिलती है। हाँ। और खास तौर पर गले की इरिटेशन के लिए। अच्छा, जब इरिटेट कर रहा होता है गला ना जी, इट्स अ वेरी इफेक्टिव, बड़ी सूद इफेक्टिव। मगर अभी सर आप हमें वो नुस्खा बता रहे हैं जो हमें खांसी इन्फेक्शन स्मोक में लगने से पहले ही लगे। लगने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, कुछ हो ही ना हमें, हम पहले शुरू ऐसे मैं आपको बता देता हूँ। ये घर में हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, हर कोई इस्तेमाल, स्पेशली इस मौसम में जबकि स्मोक का मौसम चल रहा है। इसकी मुझे नुस्खा बता दें। जी मैं नुस्खा आपको बड़ा बताता हूँ जी। वेयर इज अदर, ये हमने बताया, ठीक है। और ये 3 चीजें मैंने बताई, लसूड़ियाँ, ठीक है, और ये उनाब, ठीक है, और ये तीसरा गुले बनफ्शा, ठीक है। अब जो लोग तो शुगर पेशेंट हैं, मैं उनको शरबत तैयार करने के बारे में कभी नहीं कहूँगा, ठीक है। वो सिर्फ ये करें कि 3 दाने उनाब के ले लें, 5 दाने जो है वो इसके लसूड़ियों के ले लें, और 3 ग्राम गुले बनफ्शा ले लें। इसको 2 कप पानी में बॉयल करें, और जब 1 कप रह जाए इसको छान के इसमें आप वो थोड़ा सा नमक डाल लें। अगर तो वो डायबिटिक पेशेंट है, नॉन डायबिटिक है तो फिर उसमें 1 चम्मच शहद डाल लें। इसी तरह दोपहर को और रात को बना के लें। अगर वो पेशेंट नहीं है अभी खांसी के, फॉर प्रिवेंशन वो लेना चाहते हैं तो 1 कप डेली रात को सोते हुए पी लें, कोई नुकसान नहीं है। ओके। और अगर वो इसको लार्ज मिकदार अच्छे बना के हम रख लें तो फिर क्या करें, आधी छटाक ये लें, आधी छटाक ये लसूड़ियाँ ले लें, और आधी छटाक ही ये उनाब ले लें। इसको 1 लीटर पानी में पकाएं, जब आधा लीटर रह जाए इसको मल के छान लें। इसमें 3 पाव चीनी डालें और हल्का शहद बना चीनी डाल के शरबत बना लें। आपके पास 1 बोतल तैयार है।
सुबह दोपहर शाम दिन में 2 चम्मच पाउडर ये शहद अपना ये शरबत पानी में 1 कप पानी में डालें और उसको पी लें। जबरदस्त, थैंक यू ये जिनको जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है उसमें लास्ट चीज अगर मैं बताना चाहूँ, सिर्फ ये एक चीज जिससे हम कहते हैं अमलतास। अमलतास सर जल्दी बता दें। जी अमलतास है जी, जिनके गला खराब होता है, गले में बार इरिटेशन है और खास तौर पर जो इस स्मोक से बचना चाहते हैं, सिर्फ इसको इतना सा अमलतास लेके कूट लें और इसको 2 कप पानी में बॉयल करें। जब 1 कप पानी रह जाए छान लें और इसके गरारे कर लिया करें। दवाई खाने की जरूरत नहीं है, आप पूरा सीजन जो है इस स्मोक का उससे महफूज रहेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेरी इफेक्टिव है। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। ऐसे नुस्खे आज आपको पता चले, मुझे नहीं लगता कि आज से पहले किसी भी प्रोग्राम में, किसी ट्रांसमिशन में, किसी भी शो पे आपको पता चले होंगे। जिस टाइप के पेशेंट आते हैं, मैं एक मैसेज देना चाहूंगा। ब्रेक खुदा नवाज़ता सर, आप मुझे अलग से मैसेज दीजिएगा, प्लीज टेक अ ब्रेक। आइए सर। अच्छा जी, वेलकम बैक। अभी इसहाक साहब से जो है बात हो रही थी, तो एक और नुस्खा था जो मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे थे कि जो पीला बलगम हो जाता है खास के, जी। उसके लिए कोई खास नुस्खा है तो आप बताना चाहते हैं? जी ऐसे जिन लोगों को पीले रंग की बलगम है, चाहे वो हल्का पीला हो या बहुत गाढ़ी बलगम आ रहा हो, खुदारा कभी उस खांसी को खुशक करने की कोशिश मत कीजिए, उस बलगम को खुशक करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि बेसिकली म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो है उसकी सोजिश होती है और उस वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से बलगम जो है वो गाढ़ी भी होती है, पीली भी होती है। आप इस जो मैं बता रहा हूँ आप ये लें, इसको इस्तेमाल करें, ये उसको पतला करके बाहर निकाल देगी। ज़्यादा 1 से 2 दिन के अंदर जो आपका सर दर्द होता है, साइनोसाइटिस प्रॉब्लम आ रही है और बलगम पीले रंग की स्मेल वाली आ रही है और बिल्कुल उसका टेस्ट भी ऐसे है जैसे कि साल्टी और नमकीन हो, तो वो भी इससे 100% क्लियर हो जाता है और परमानेंट ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही पेशेंट जो बलगम को रोक लेते हैं उनको आगे दमे की शिकायत हो जाती है। तो काइंडली मरीज़ आपका खांसी का है और उसको दमा मत कीजिएगा। उसके लिए क्या लेना है, आपने ये लेना है, मलट्ठी लेनी है, दूसरे नंबर पर आपने हल्दी लेनी है और तीसरे नंबर पर आपने सुहागा लेना है। ये चीज़ें ऐसी 3 चीज़ें इनको लेके पाउडर कर लीजिए और उसके बाद इनको जो पाउडर करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक शक्कर का पाउडर मिलेगा। आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम दिन में 3 टाइम लेना है और उसके बाद आपने ½ टीस्पून ये एक लसूड़ियों की चटनी हम इसे कहते हैं, लौकी सिपिसान कहते हैं, 1 चम्मच उसके बाद ऊपर से चाट लीजिएगा। तो जितना भी पुराना प्रॉब्लम होगा इंशाल्लाह ये सब इसको टेस्ट कीजिएगा, वेरी टेस्टी। अच्छा, वेरी टेस्टी। आप इमेजिन सर आपने खुद बनाई है? यस, ये मेरा होममेड है, मैंने खुद बनाया ये। इससे क्या होता है सर लसूण? इससे ये खास कर जो बलगम पीले रंग की आ रही होती है ना, उसको ये पतला, ये तो गोंद की तरह है। बिल्कुल, आप इसे टेस्ट कीजिए, होता है इस तरह का। अच्छा, इसे हम लसूड़ों की चटनी कहते हैं। खाना कितना है? ये पूरी चम्मच भी खा सकते हैं और इसे अगर जो ना बना सकते तो उसके लिए मार्केट से ये लौकी सिपिसान के नाम पे मिलता है। ये चूँकि मेरा अपना बना हुआ है, इसमें अज़ा है बहुत अच्छे हैं और यह इस्तेमाल कीजिएगा। सिर्फ लसूड़ों की चटनी बनी बनाई मार्केट सिर्फ लसूड़ों की चटनी सिर्फ सादी अगर इस्तेमाल करें तो क्या होता है? तो भी उससे ये होता है जो पीले रंग की बलगम है, जो गाढ़ी बलगम है, गले में खराश हो रही है गले, और जैसे आजकल खास पर ये जो सीजन चल रहा है स्मोक का सीजन, उसके लिए ये जो नुस्खा ये बहुत इफेक्टिव मैंने बताया है। आप ये लें और साथ आप 1 चम्मच ये आप लीजिएगा, मुँह में रख के जैसे चूस लें, तो ऐसे जैसे आप कोई स्वीट ले रहे हैं, एक टॉफ़ी चूस रहे हैं, जैसे जैसे ये गले में गुजरता चला जाएगा, चूसेंगे उतने ही ये रिलीफ देता चला जाए। आप देखिए 1 चम्मच चूसने के बाद आप फील करेंगे आपके गले के अंदर वो खराश, वो पेन, वो सारी की सारी गायब। मजे की बहुत है। इसको ब्रेड पे लगा के भी खा सकते हैं। यस, इट्स फॉर यू, जस्ट लाइक अ जैम। नहीं, इसको मगर मैं पूछूं, ब्रेड पे लगा के भी बच्चों को दे सकते हैं अगर किसी का चम्मच से नहीं खा रहे हैं, ब्रेड पे लगा के दे दें? ब्रेड पे लगा के दे दें, नुकसान तो नहीं? इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, या नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, लसूड़िए, इसमें क्या नुकसान है? और इसके अंदर सिर्फ लसूड़ है? या लसूड़ी और बाकी उसके अंदर चीनी वाले जो हम डालते हैं, इसको खास बनाने के मेथड है, दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट मेथड, बट ये है सर बहुत रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, सही बनना है, उनको काम आता है। चीनी भी इसके अंदर ना? जी नहीं, मैं नहीं खा रही, मैं मोटी हो जाऊँगी। oh, no. याद आया, मैं तो खाई जाऊँगी। अच्छा, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ऑनेस्टली आज जो आपको नुस्खे बता गए यहाँ पर, इतने अच्छे प्रोफेसर साहब ने जो हमें यहाँ पे बताएं, घर से अब अपनी चीज़ें दवाइयाँ बनाएं, एंटीबायोटिक से, फजूल के डॉक्टरों से और फजूल की चीज़ों से, जो बच्चों को हम इतने छोटे छोटे बच्चों को ऐसी ऐसी मेडिसिन खिला रहे हैं, सिरप्स पिला रहे हैं, नशा ही बना देते हैं। सिरप पी के बच्चा इधर गिर रहा है, उधर गिर रहा है, झूम रहा है, लुढ़क रहा है। भाई क्यों? सिरप्स इतने को अच्छे नहीं होते, ना पिलाया करें। खांसी के सिरप, ये सिरप अभी दुकानें भरा देंगे आप लोग अपने घरों में, कैबिनेट खोलो तो बच्चे का सिरप, आपका सिरप, अम्मी का सिरप, अब्बू का सिरप। भाई
ये सिरप नहीं है, ये नशई चीज़ें, एंटी एलर्जी के सिरप। अच्छा, ये सारी चीज़ों में कोई ऐसी चीज़ जो एंटी एलर्जी भी हो? ये बेसिकली ये चीज़ जितनी मैंने आपको बताया ना, दिस वन एंटी एलर्जी है। आपने देखना है कि वहाँ पर आपकी कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। सर एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली आप देखें खांसी किस टाइप की है और जिस उस टाइप के मुताबिक मैंने जो फार्मूला दिया वो यूज़ करवाइए। आप ये सारी रील्स जो है ना सेव करके अपने मोबाइलों पे रख लें। ये नहीं है कि खांसी का नाम सुना और एक ही दवा लेनी शुरू कर दी। मौसम ऐसा है, 1 2 3 4 5 6 नुस्खे बता दिए यहाँ पर हमें हकीम साहब ने। ये सारी रील संभाल के रखें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। और मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, ये जो आपको घरेलू नुस्खे और हर्बल चीज़ें बताई गई ना, इनके कोई नुकसान नहीं है। आपकी बॉडी में जाके कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही देंगे, नुकसान नहीं देते। और ये खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, इन चीज़ों के साथ ऐसे ठीक होते हैं, समझे? ऐसे। टेक अ ब्रेक। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे बच्चों के साथ दोस्ती कैसे की जा सकती है। हम अपने बच्चों के साथ जब दोस्ती नहीं करते तो बच्चे जो है ना आइसोलेशन की तरफ चले जाते हैं। घर पे मौजूद होते हैं, पेरेंट्स के साथ होते हैं, मगर अपनी कोई अलग दुनिया में अपना बसेरा कर लेते हैं, अपना एक नेस्ट बना लेते हैं। वो हमारे साथ जो अपनी कंपनी है उसको एंजॉय नहीं करते, ना हमारे साथ बैठना पसंद करते हैं, ना हमसे कोई बातें शेयर करते हैं, अंदर ही अंदर घुट पी रहे होते हैं। बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं बच्चों के साथ भी, मगर वो सिचुएशंस हमें पता नहीं चलती उनके साथ क्या मेंटल सिचुएशन है, किस तरीके के फेज से वो गुज़र रहे हैं। देखिए, हर इंसान के साथ जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हम कहते हैं ना, अच्छा बुरा, गम, गर्मी, सर्दी, ख़िज़ा बहार, ये सारे मौसम, फिर उसके बाद हमारे मूड्स, फिर कभी हम बहुत खुश हैं, कभी हम बहुत उदास हैं, कभी किसी लॉस पे हमें बहुत दुख हो रहा है, कभी किसी की मुलाकात से हमें बहुत खुशी हो रही। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ चल रही हैं। उसी तरह सिचुएशन हमारे जो बच्चे होते हैं उनके साथ भी चलती है, मगर वो उनके हिसाब से चलती है, उनकी एज के हिसाब से चलती है। बात यह कि जब हम समझते नहीं तो हमारी दोस्ती में काफ़ी एक गैप आ जाता है, हमारी कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कहीं ना कहीं तितर बितर हो जाती है। तो व्हाट वी नीड टू डू व्हेन वी वांटेड कि हमारे बच्चे हमारे साथ बहुत अच्छी कम्युनिकेशंस में हों और बड़ी अच्छी दोस्ती करें, उस पर बात करने के लिए आज हमने जिनको दावत दी है वो है ज़बरदस्त मेहमान डॉक्टर आफाफ मंजूर, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे प्रोग्राम में आती रहती हैं। आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई मसला है या कोई ऐसी एक्सपीरियंस या कोई सवाल ऐड करना चाहते हैं तो बी माई गेस्ट, बताइएगा ज़रूर। जी आफाफ, हाउ यू? आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच। फ़िज़ा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आज हम बात करेंगे बच्चों के साथ दोस्ती, ये किस तरह से की जा सकती है। और सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि जो इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट है बच्चों की, वालिदैन के साथ घर का जो माहौल है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है कि हम बच्चों के साथ कितनी इमोशनल सिचुएशन जो है वो अटैच करें। आई थिंक फ़िज़ा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी हमें इस वक्त हमारी सोसाइटी में जितनी भी खराफात नज़र आ रही हैं, जो ख़ासतौर पर हमारी यंग जनरेशन है, अगर आप देखें तो वो बच्चों में से निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं ना, वो बच्चों की एक स्टेज थी। तो अगर आप बच्चों के जो अर्ली ईयर्स हैं उनको बेहतर तरीके से उसमें मैनेजमेंट कर लेते हैं, उनकी तरबियत अच्छे अंदाज से कर लेते हैं, तो बहुत सारी सिचुएशंस जो कि पहले माँ बाप को अंदाज़ा नहीं होता या सोसाइटी को अंदाज़ा नहीं होता, वो लेटर ऑन जब एडल्टहुड में पहुँचते हैं तो फिर वो सारी चीज़ें आउटकम्स हमारे सामने आ रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ है बच्चे के, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। अब अर्ली ईयर ऑफ लाइफ में या किसी भी स्टेज पे जो दो चीज़ें हैं वो अहम रोल अदा कर रही होती हैं। एक तो हमारी नेचर होती है और एक नर्चर है। नेचर मींस व्हाट वी आर बॉर्न विद, जो कुछ हम जिन चीज़ों के साथ पैदा हुए, हमारी बायोलॉजी क्या थी, हमने पेरेंट्स से क्या लिया, जेनेटिक्स क्या थे हमारे, वो सब चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते, वो हमारे साथ हैं, वो हमारे अंदर हैं। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें ये बताती है कि हम जिसके ऊपर काम कर सकते हैं, जिस पर डेवलपमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आपने भी इन्वायरमेंट की बात की या नर्चर जिसे हम कहते हैं। सो क्रिएटिंग दैट इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड। आप उस इन्वायरमेंट को क्रिएट करके बहुत सारे जेनेटिक इश्यूज़ भी जो हैं वो रिजॉल्व कर सकते हैं। वालिदैन को मैं ये कहूँगी कि अगर आप बेहतर तरीके से अपने बच्चों को समझना चाहते हैं या उनकी तरबियत को समझना चाहते हैं, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो उनका साइको सोशल डेवलपमेंट का है, हमारा फोकस उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट पे तो बहुत ज़्यादा होता है, फिर उनकी एजुकेशनल डेवलपमेंट पे भी हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन जो इन सब चीज़ों के पीछे बेस है ना, वो उनकी साइको सोशल डेवलपमेंट है। यानी हम ये समझते हैं कि इंटेलिजेंस या IQ लेवल जो है ना, वही एक मेन चीज़ है। अगर हम बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बना देंगे, उनके मेमोरीज बहुत ज़्यादा अच्छी कर देंगे, तो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपकी साइको सोशल डेवलपमेंट जो है ना, उसको इम्प्रूव होना, उसका बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। साइको सोशल डेवलपमेंट का मतलब है कि जहनी और आपकी समाजी जहानत,
अच्छा, मैं इसको उर्दू में बता दूं ताकि हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। यानी आपकी जज्बाती और समाजी जहानत जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपको सोसाइटी में एक सक्सेसफुल पर्सन बनाने का, या आपको ओवरऑल अपनी लाइफ में एक जो है वो कंटेंटमेंट के साथ जीने का, या खुशी के साथ जीने का, या वो तमाम एहसास जो हम नहीं कर पाते, या जैसे आपने कहा कि वालिदैन के साथ भी उनका ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाता। तो अगर वालिदैन इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो एक बहुत आसान सी और एक बड़ी फेमस हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं एरिक्सन जो है उसने साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी बताई है। मेरे ख्याल में पढ़े लिखे वालिदैन तो बहुत आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। जो नहीं भी पढ़ सकते आप यूट्यूब पे जाएं और उसकी स्टेजेस को समझने की कोशिश कीजिए। वो पहली 3 स्टेजेस जो है ना वो चाइल्डहुड से रिलेटेड है, वो वैसे तो पूरी ज़िंदगी की बताता है। उसके मुताबिक जो बच्चे का पहला साल है ज़िंदगी का वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उस पहले साल में जो सबसे ज़्यादा चीज़ बच्चे की डेवलपमेंट की है वो है ट्रस्ट। वुड यू बिलीव दिस? ट्रस्ट, यानी हम ये समझते हैं कि इतने छोटे बच्चे को हम ट्रस्ट कैसे सिखा सकते हैं, और ये वो ट्रस्ट है पहले साल में दिया हुआ ट्रस्ट जो जिसने कि लाइफ लॉन्ग उसके साथ चलना है। और वो ट्रस्ट यानी आप जिसे कहते हैं कि बच्चे की बॉन्डिंग नहीं बनती पेरेंट्स के साथ, बच्चा बात नहीं करता, ना सिर्फ पेरेंट्स बल्कि वो मिस ट्रस्ट की जो उसकी सारी सिचुएशन है वो उसको इस चीज़ का एहसास दिलाती है कि मैं इस सोसाइटी में प्रोटेक्टेड नहीं हूँ, आई एम नॉट सेफ़। एंड इफ़ यू आर गिविंग दैट ट्रस्ट एंड लव टू योर चाइल्ड, तो बच्चा ये महसूस करता है कि आई एम सेफ़, आई एम प्रोटेक्टेड इन दिस वर्ल्ड। और ये एहसास जो है ये सारी ज़िंदगी इंसान के साथ चलता है। यानी अगर आप अर्ली एज में बच्चे को ये सिखा दें, ये समझा दें कि तुम एक मुकम्मल इंसान हो और तुम एक खूबसूरत इंसान हो, तुम्हारे अंदर वो तमाम खूबियाँ हैं जो कि एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, तो ये ट्रस्ट उसको अगली आने वाली तमाम लाइफ में ये जो बच्चों के जज्बात हैं इनको समझना, इनके साथ एक अच्छा ताल्लुक़ कायम करना, ये सब कैसे सिचुएशंस में किया जा सकता है? देखिए जैसे मैंने कहा पहला साल, अब पहला साल हम माँ बाप क्या करते हैं, जब इवन के माएँ जब प्रेगनेंसी की स्टेज में होती हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ये देख लें कि हमने जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसका कमरा कैसा बनाना है, मिठाइयों का क्या हमें अरेंजमेंट करना है, बेबी शावर्स कैसे करने हैं, ये वो सब चीज़ें वो हम कर रहे होते हैं। लेकिन असल में ये चीज़ नहीं है। असल में आप अपने आप को इमोशनली भी तैयार करें और ये महसूस करें कि दिस इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनफॉर्चुनेटली फ़िज़ा हमारे यहाँ बच्चे ऐसे ही पैदा कर लिए जाते हैं, यानी एक इस तरह से आप समझिए जैसे ट्रेडिशन है ना कि शादी कर ली और शादी के बाद बच्चा पैदा होना ही होना है। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। बच्चा पैदा करना या बच्चे संभालना या बच्चे पालना एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आप एक इंसान थे, जो आप बात भी कर रही थी, इसमें एक ट्रस्ट और मिसट्रस्ट भी है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, ये कैसे है? सॉरी, ये कौन सी स्टेज है? मतलब ये फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ जो है वो कहते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। या आप बच्चे के अंदर ट्रस्ट डेवलप कर लेते हैं या आप बच्चे के अंदर मिसट्रस्ट डेवलप कर लेते हैं। स्टेज 1 में यस, और ये पहले 2 साल है। अच्छा, दूसरी स्टेज जो वो बताता है ना, वो ये बताता है कि आप या ऑटोनॉमी बच्चे को देते हैं या डिपेंडेंस देते हैं। अब आप देखें कि पहले 3-4 साल के अंदर आप कैसे ऑटोनॉमी दे सकते हैं बच्चे को। हम कहते हैं हम तो बच्चे का हर वक्त ख्याल रखेंगे, लेकिन ये वो टाइम है जिसमें बच्चे को इस चीज़ का एहसास होता है कि व्हाट आई एम समथिंग, आई एम अ बीइंग, मैं हूँ और मैं कैसे हूँ। ये वो पहले 4 साल के अंदर बच्चा सीख लेता है। अब जो वालिदैन बच्चे को ये ट्रस्ट नहीं दे पाते, जो वालिदैन बच्चे को ये समझा नहीं पाते कि उसकी हकीकत क्या है दुनिया में, वो अपनी एक्सप्लोरेशन की स्टेज में चला जाता है। अच्छा। और वो जब ये एक्सप्लोर करना शुरू करता है कि मेरे इर्द गिर्द का जो माहौल है वो मेरे लिए प्रोटेक्टेड है, वो मेरे लिए सेफ़ है, वो मेरे लिए हेल्दी है और वो मेरा अपना है और मेरी इस दुनिया में एक वर्थ है। ये स्टेज जो है ये माँ बाप ने उस स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर डेवलप करनी कैसे है। इसके लिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पेरेंट्स अगर 3 टाइम्स ऑफ अ डे फोकस कर लें बच्चे की लाइफ में, क्योंकि आजकल की जो हसल बसल की लाइफ है उसमें आपके पास वक्त नहीं है कि आप मुकम्मल तौर पे बच्चों को वक्त दे सकें। बच्चों की भी जो काम है वो इस तरह का है कि उन्होंने सुबह उठना है, स्कूल जाना है, उसके बाद उन्होंने अपनी को ट्यूशन्स पे जाना है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं उनके पास करने के लिए। तो वालिदैन 3 टाइम जो है ना वो अगर फोकस कर लें उनके लिए, और बेशक आधा घंटा 1-1 घंटा उस टाइम में स्पेंड कर लें बच्चों के साथ, तो बड़ा ज़बरदस्त क्वालिटी टाइम हो सकता है। अब वो 3 टाइम कौन से हैं? द फर्स्ट टाइम इज़ द अर्ली वेकअप टाइम। जब बच्चा सुबह उठता है वो 1 घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे की लाइफ में। जब बच्चा सुबह उठता है माँ बाप उसको कडल करें, उसको प्यार करें, उसको सारे दिन के आगाज़ का बताएं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। बिस्तर के ऊपर ही फलाल को 2 घंटे एक चुम्मा पप्पी चाटी करती रहती है। बिल्कुल, देखें वो 2 घंटे अगर आप सुबह करती हैं तो दिस इज़ वंडरफुल, दिस इज़ ग्रेट। अब हम आजकल क्या हो रहा है, आपको पता है हमारे बिस्तर से निकलने का दिल भी नहीं करता। हग में रज़ाई के अंदर तो आप सोचें कितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी कि कभी वो मुझे चूमेगी, कभी मेरे बाल सही करेगी, लेटे लेटे ही। बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है उसके साथ। वरना तो आजकल बच्चे तो वो कहते हैं कि हम निकलें और हम कहीं और पहुँचे और कहीं और जाएं। तो अब वो 1 घंटा अगर आप सुबह का उसको दे रहे हैं, उस 1 घंटे में आप उसको ये बता रहे हैं और साथ में फिर आपने उसको समझाना भी ना कि अब सारा दिन आने वाला है, आज के दिन में तुमने क्या क्या करना है। जी, हम प्लान करते हैं, हम प्लान करते हैं। बड़ा
एक्साइटमेंट होता है। अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी आजकल क्या है फिजा के रात अच्छा, अब आप एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, क्योंकि अभी आपने मुझे मेरे उसी फेज में पहुंचा दिया। जितनी भी माएँ सुन रही होंगी, आई एम श्योर अभी इसी फेज को एंजॉय कर रही होंगी जो ये करती हैं, और ये कितना पॉजिटिव है इसको बर्बाद करेंगे हम अफाफ से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हम बात कर रहे हैं बच्चों के साथ दोस्ती किस तरह से की जा सकती है। हमारे पास डॉक्टर अफाफ मौजूद है। अच्छा अफाफ, मुझे बताइएगा, ये जो आप बता रही थी कि सुबह उठते के साथ ही बच्चों के साथ प्लानिंग करनी है, तो वो क्या प्लानिंग है, किस तरीके से सारा दिन का डिसाइड करना है? मतलब अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे हमें तंग करते हैं, उठते नहीं हैं, जाते नहीं हैं। अगर आप उन्हें कडल करते हैं, आप अच्छे तरीके से उन्हें बताते हैं, सारा दिन का प्लान बताते हैं कि आज आपने स्कूल जाना है, उसके बाद आपकी ये एक्टिविटी है, फिर अगर हमें कहीं घूमने जाना है, कुछ भी जो भी आपका प्लान है, क्रिएट एक्साइटमेंट इन दैट इन ए पॉजिटिव वे, ताकि वो आपके साथ अपनी शेयरिंग कर सके। फिर आप उन्हें ये भी बताएं कि अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में आपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, आपने टीचर को कैसे अटेंड करना है, स्कूल कैसे अटेंड करना है, यानी ये सारी जो उनकी डे की प्लानिंग है, जैसे हम बड़े करते हैं स्कूल में झगड़े हैं, बिल्कुल, यानी इस चीज़ को समझें कि अगर हमारे डे की प्लानिंग है तो बच्चों की भी डे की प्लानिंग होती है। अच्छा जी, उसके बाद जो सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइम है जब बच्चा स्कूल से वापस आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, ठीक है, क्योंकि वो सारा दिन बड़ा स्ट्रगल करके आ रहा होता है, इतना आसान नहीं है बच्चे के लिए, चिड़चिड़ा आता है, कभी भूखा आता है, कभी गर्मी उसको बहुत लग रही है। आप ये देखें ना फिजा कि हम बड़े जब घर जाते हैं अपने काम से, जॉब से, वर्क प्लेस से, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे साथ हो रही होती हैं, हम उसको तो बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करते हैं। अब उसको हैंडल भी कैसे करना है ये भी बताना है। इसी तरह से बच्चे भी जब दिन गुजार के आते हैं ना तो उनके साथ भी बहुत मुख्तलिफ चीजें हो रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, वो जब वापस आता है तो आप उसको आते ही ना शुरू हो जाए कि जल्दी से कपड़े बदलो, खाना खाओ, जल्दी करो, तुम्हें फिर ट्यूशन जाना है, ये करना है, वो करना। नो, गिव हिम टाइम। उसे फिर वो शावर करे लव, उसको बताएं कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी या कर रहा था, जो भी, ठीक है। और फिर आप उसके साथ बैठ के खाना खाएं, उसको चेंज करवाएं और फिर उसको नेक्स्ट हाफ डे के लिए जो है ना वो रेडी करें। एंड द फाइनल टाइम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो रात को सोने से पहले का टाइम है। क्या? 1 घंटा सोने से पहले कोशिश करेंगे गैजेट्स अपने भी ऑफ़ करें, बच्चों के भी गैजेट्स ऑफ करवाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनको वो सारा दिन जो उनका गुजरा उसमें जो उन्होंने कोई मिस्टेक की हुई थी आप उन्हें बड़े लाइट वेज में उन्हें बताएं रात को कि आज ना ये हमने काम किया था लेकिन ये थोड़ा सा गलत हो गया। अब आप देखें, जब आप इस तरह से बच्चे को बताएंगे ना तो वो उसके जहन में रहेगा, लेकिन जब आप उसको एक चमाटा लगाएंगे और या आप उसको डांटेंगे या चीखेंगे उसके ऊपर तो वो कभी भी करेक्ट नहीं कर पाएगा। तो आप उसको रात को समझाएं कि आज ये काम ना हमसे गलती हो गई है, हमने नेक्स्ट टाइम इसको इस तरह से बेहतर करना है, इस तरह से इम्प्रूव करना है। बच्चे बड़े अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं उसके ऊपर। फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपने उसको जो कहते हैं ना जज्बाती जहानत है या उसकी इमोशनल स्टेट है, उसके लिए बेस्ट टाइम रात का टाइम है। रात को आप उसे जो बातें सुना के, जो बातें आपको याद है जब हम छोटे होते थे हमारी माएँ हमें बड़ा अच्छा रात के वक्त को कहानियाँ सुनाती थी, इस्लामी स्टोरीज भी सुनाती थी, वाक़यात सुनाती थी, फेरी टेल्स हैं, कुछ बच्चों के अभी भी लाइफ में वही चल रहा है, मतलब कुरान पाक की सूरतें हमें रात को याद करवाती थी। तो वो मेमोरी है जो रात आपकी सारी सोने के दौरान में रिट्रीव होती है, वो सारा सर्कल बनता है, बिल्कुल। और अगर आप चीख चीख के बच्चों को रात को सुलाते हैं तो उनके अंदर कभी भी कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट डेवलप नहीं होता। खुद फोन पे लगी होती है, माँ कहती सो जाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो दूसरा स्टेज है, सेकंड स्टेज है, अब हम आते हैं वो एरिक्सन के जो स्टेजेस हम डिस्कस कर रहे थे। तो पहला स्टेज मैंने आपको बताया ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है। दूसरा स्टेज जो है वो उसकी इंटीमेसी है। इंटीमेसी का मतलब ये है कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके कि मेरी लाइफ में मेरी बीइंग क्या है, मैं कहाँ पे स्टैंड। ये कौन अंडरस्टैंड? बच्चा। लेकिन ऑफ कोर्स बच्चे को आपने वो एनवायरनमेंट देना है ना सारी चीज़ें क्रिएट करने के लिए। तीसरी जो उनकी स्टेज है वो इनिशिएटिव की है। अब इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव आता है जब आप बच्चा स्कूल की लाइफ में जाना शुरू करता है, यानी जो ही वो 5-6 साल का हुआ, अब उसका इंटरेक्शन जो है ना वो उसके एनवायरनमेंट के साथ हो रहा है, वो माँ की गोद से निकल गया, बाप के उसमें से निकल गया, अब उसने दुनिया के अंदर उसके दोस्त यार भी बनेंगे। लेकिन अब दुनिया के अंदर या दोस्ती यारी में या वो सारा सर्कल जो उसका डेवलप हुआ वो तब वहाँ पे अच्छा प्रूफ कर पाएगा जब वो पीछे से एक अच्छा जो है वो सारा बैकग्राउंड लेके जा रहा था। उसको पीछे से कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट मिला हुआ था, लव मिला हुआ था, तो वही लव वो दूसरों के साथ शेयर करेगा, वही ट्रस्ट वो दूसरों के लिए क्रिएट करेगा, वही ट्रस्ट वो दूसरों पे करना सीखेगा। वाह, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उस स्टेज में बच्चा अगर वहाँ पे इनिशिएटिव लेता है, फ्रेंडशिप्स करना शुरू करता है। आप देखेंगे, आपने कहा कुछ बच्चे साइलेंट होते हैं, जो अपने घर में साइलेंट होंगे वो बाहर जाके भी साइलेंट होंगे। अब वो साइलेंस होना जो है वो बच्चे के अंदर कहीं रह जाती है और वो फिर एग्रेशन की सूरत में, मुख्तलिफ साइको सोशल डिसऑर्डर्स की सूरत में। अच्छा, स्कूल में भी आइसोलेशन इख्तियार कर लेते हैं बच्चे? बिल्कुल, बच्चे सारे बाहर खेलेंगे और ये जो है क्लास में अकेला या फिर गार्डन में किसी कोने में अकेला बैठा या बैठी होगी क्योंकि वो आइसोलेट हो जाए। देखिए, इसमें भी हमें बड़ी क्लियर होना चाहिए, कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स भी होते हैं चाइल्डहुड के, अगर तो वो बहुत क्लियर विजिबल सिम्टम्स हैं तो फिर तो पेरेंट्स को फौरी तौर पे जो है उनके लिए हेल्प सीख करनी चाहिए। ठीक है, यानी अगर बच्चा जो है आइसोलेटेड है
घर में भी आइसोलेटेड है, स्कूल में भी आइसोलेटेड है, प्लेग्राउंड में भी आइसोलेटेड है, तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग सीरियस विद द चाइल्ड। अच्छा, समटाइम्स माँ बाप की लड़ाई, घर के कुछ ऐसे हालात होते हैं जिनकी वजह से भी बच्चे शायद इस तरह के मेंटल सिचुएशन में आ जाते हैं। हमने फिर ये भी ख्याल रखना है कि घर में जैसे ये तो बहुत ज़रूरी लड़ाइयाँ हैं या फिर बच्चों के साथ अपने भाई बहन की बुराई करना, मामू खाला की या किसी की या दादा दादी की बुराई करना, देखो ऐसे किया वो किया, सिंपैथी हासिल करने के लिए वो सारी बातें हैं ना जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, बच्चे के अंदर ट्रस्ट डेवलप करना। जब बच्चा अपने इर्द गिर्द देखेगा कि मेरी माँ को मेरे बाप पे ट्रस्ट नहीं है, मेरे बाप को मेरी माँ पे ट्रस्ट नहीं है, दिस इज द एनवायरनमेंट जिसमें से वो सीख रहा है। दो चीज़ें ना, एक तो ये कि हम जो बच्चे को कह रहे हैं और दूसरा वो है बच्चा ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा सीख रहा है। बच्चे के इर्द गिर्द में जो कुछ हो रहा है एनवायरनमेंट में उसने वहाँ से सीख रहा है। तो वो जब देखता है कि मेरे माँ बाप का एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, इतने क्लोज रिलेशनशिप से एक घर में रह रहे हैं और एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, माँ कहती है दादी को नहीं बताना, दादी कहती है माँ को नहीं बतानी ये बात, बाप कहता है माँ से छुपानी है, तो आप ये देखें कि बच्चे की साइकोलॉजी कैसी डेवलप हो। अच्छा आफाफ, अब देखें एक बच्चा है जिसकी 5-6 साल की उम्र हो गई है और अभी तक उसकी दोस्ती डेवलप नहीं हुई है अपने पेरेंट्स के साथ, आप किस तरीके से, किस सिचुएशन से बच्चों के साथ दोस्ती की जा सकती है, पेरेंट्स क्या करें इस सिचुएशन में? देखिए, सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स से ये कहूँगी कि अगर अभी आपके बच्चे इस स्टेज में हैं जो कि अर्ली एज है, तो उसमें तो आप फौरी तौर पे जो है ना इस चीज़ पे फोकस करना शुरू कर दें और बच्चों के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना शुरू कर दें। क्योंकि देखें, अगर आपने ये वाला टाइम पीरियड मिस कर दिया तो लेटर ऑन चीज़ें फिर मुश्किल हो जाती हैं, उनको रिकवर करना। पिछला टाइम गुजर गया ना, आगे तो फिर बहुत मुश्किल है, बट स्टिल दिस इज़ नॉट अ लॉन्ग वे। एक कॉल है मुसरत की, खुशाब से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी मुसरत। ज़बरदस्त मुसरत, कैसी हैं, क्या कहेंगी? जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा बेटा जो है तकरीबन वो अब 16 साल हो गया, तो वो ऐसी बस ना कहता मैं बोर हो रहा हूँ, सारा दिन ऐसे घूम फिर के वापस आ जाएगा, बच्चों से मार भी खा लेगा, इतना बड़ा हो गया है, लेकिन बड़ा हो गया है, लेकिन उसकी जो ब्रेन है ना वो तकरीबन मैं कहती हूँ 12-13 साल की मासूम के बच्चे से मार खा के आ जाएगा और घर में हमारे साथ ऐसे बोलेगा, ये अगर हम कहें कि आपने ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, तो वो हमारे आप चुप करके बैठे हैं, आप चुप करिए, आप मुझे ऐसा ना करिए। वैसे बहुत अच्छा है, मतलब बात सुनता है, समझदार है, लेकिन ये कि बस ऐसे बाहर निकल कहाँ गए थे, मैं बस बोर हो रहा था, मैं ऐसे बाहर फिर नहीं गया, मतलब उसको कोई दोस्त नहीं है। आप अफाफ से बात करें। अच्छा मुसरत, ये बताइए, ये आपको कैसे अंदाज़ा है कि उसकी जो जहनी उम्र है वो 12-13 साल की है? आपको कैसे लगता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मतलब उसके साथ के बच्चे इतने मैच्योर है ना कि वो मतलब बड़े दिखते हैं, ऐसे जो भी काम करते हैं मैच्योर ही नहीं करते हैं, और ये बिल्कुल वो बच्चों की तरह। पढ़ाई लिखाई में कैसा है वो? जी, पढ़ाई लिखाई में कैसा है? पढ़ाई में बिल्कुल सोचते हैं, पढ़ाई नहीं करता, यही तो मसला है हमारा, मुझसे बोलते रहते हैं अभी पढ़ो, लेकिन ये है कि ये मोबाइल और इस चीज में उसका इतना ज़हन है, बस कहते हैं मैंने ये काम करना है, मैंने ये करना है, इस तरह से मतलब IT में उसको शौक है, लेकिन वैसे पढ़ने में बहुत, यानी वो पढ़ाई में भी पीछे है, वो दोस्ती यारी में और जो सोशल उसके सेटअप्स हैं उसमें भी वो ब्लैक कर रहा है। हाँ, ऐसा ही है। IT का उसको शौक है, IT का वो तो जाहिर है कुछ ना कुछ शौक होता है। दोस्ती करता है, बच्चों से नहीं करता, जो छोटे होते हैं उनसे करता है। अच्छा, अपनी कम उम्र से बच्चों से दोस्ती करता है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि उसके साथ जो है ना वो कोई सीरियस इश्यूज हैं जिसको आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत है। देखिए, अगर प्रीवियसली अगर वो यही प्रैक्टिस चलती आई थी, शुरू से ही वो अपनी पढ़ाई में कमज़ोर था और दोस्ती नहीं बनाता था, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि कोई जहनी हालत है उसकी जिसको देखने की ज़रूरत है। और अगर वो चेंज अभी आया है, जैसे अभी हम मुख्तलिफ स्टेजेस फ़िज़ा डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें जो ये 4th स्टेज जिसके अंदर मिडल एज स्टेज आती है, उसमें बच्चों के अंदर जो है वो इन्फेरिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है, अगर पिछली स्टेजेस वो कवर ना हुई हों, यानी अगर बच्चे को वो सारी चीज़ें पीछे नहीं मिली हैं या किसी भी वजह से नहीं मिल सकी, तो इसका मतलब है कि बच्चा जो है वो मिसफिट फील करना शुरू कर देता है अपने आप को सर्कल में। अब वो देखेंगे वो बच्चा कम उम्र बच्चों से दोस्ती कर रहा है, वो अपनी हम उम्र बच्चों के साथ दोस्ती नहीं कर पा रहा, वो बड़ी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ठीक है, इसका मतलब है कि वो इन्फेरिटी में है। तो यू नीड टू कंसल्ट विद सम चाइल्ड थेरेपिस्ट, आपको बहुत ज़रूरत है। और देखिए, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। मेरे पास फ़िज़ा पेरेंट्स आते हैं,
आप यकीन कीजिए वो कहते हैं, अब वैसे अवेयरनेस आ चुकी है, आज से अगर मैं 5-6 साल पहले की प्रैक्टिस देखूँ ना तो बड़े कम होते थे इस चीज़ पे। अब पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि ये वो सारी चीज़ें थी जो हम सफ़र कर रहे थे, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे सफ़र करें। आप इनकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा, आई एम श्योर कि इनके पेरेंट्स में से भी कोई ना कोई, क्योंकि कुछ जेनेटिक्स भी होते हैं ना आपके, तो वो इंट्रोवर्ट टाइप पर्सनैलिटीज़ आ रही होती हैं और वो सारे बच्चों के साथ भी अंदर चल रही होती हैं। बाज़ औक़ात आपका एनवायरनमेंट उसको एग्जैजरेट कर देता है। तो वो पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे अंदर ये सारी चीज़ें थी, हम इनको बहुत गिल्ट के साथ फील करते रहे और अब हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे इनको सफ़र करें। तो दिखा दें, इसमें कोई हर्ज नहीं। कॉल है, आप शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे जवार साहब? जी मैं जी जवार हुसैन बोल रहा हूँ सरगोदा से। जी जी बोलिएगा, क्या कहेंगे भाई? मैं जी बस आपको प्रोग्राम में बड़ा अच्छा टॉपिक लेते हैं, कभी कभी हमारा फिर दिल करता है कि कॉल करें। अभी मैडम मुसरत की कॉल है कि सर खुशाब से। जी 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 बिल्कुल। खुशाब और सरगोदा की कॉलें आज आ रही हैं आपको। जी जी। अच्छा हाँ, तो मैडम सीजन मुझे ना आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, जरा आप जरा प्रोग्राम में ना हमारी ये रिक्वेस्ट जरा ऑन एयर कर दें। जी क्या है? हमारे 2 बच्चे हैं, हमारे सरगोदा में ना स्पेशल बच्चों का एक कॉलेज बना है अभी। अच्छा। ये पिछले 2 महीने से ना मैं बता रहे हैं जी वो गाड़ी नहीं है, ये है वो है, ये तो जरा अरबाब इख्तियार तक कोई खबर पहुंचाएंगे। सरगोदा के लिए कोई उनके पास फंड नहीं है या क्या चक्कर है? स्पेशल बच्चे हैं ना जो बोलते सुनते नहीं, 10 बच्चे हैं। जी 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 समझ गई, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, 10 बच्चे। इस साल आप मैडम आपको एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, इस साल 14वीं क्लास की पूरी क्लास फेल हो गई, 3 बच्चे पास हुए हैं उनकी की वजह से। 14 क्लास की क्या? 14वीं क्लास का। 14 जी 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 सिर्फ 3 बच्चे पास हुए, कह रहे हैं सारे बच्चे फेल हो गए। और वो स्पेशल कॉलेज में पढ़ रहे थे और वो स्पेशल उसमें जी स्पेशल कॉलेज है ना जी, जो बच्चे बोलते सुनते नहीं है ना जी उनका। ठीक है। तो आप मैंने पढ़ा ना कि बच्चों के बारे में, तो अगर ये आप अगर रिक्वेस्ट अरबाब इख्तियार तक पहुंचा दें, हमारी तो यहाँ कोई सुनता नहीं है। ठीक है, मैं समझ गई, थैंक यू सो मच। आपकी बात भी बल्कि लोगों ने भी सुनी है, लोगों को समझ भी आ गई कि क्या आप रिक्वेस्ट करें सरगोदा से। एक और कॉल है, वो भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम जी बहन, क्या कहेंगी? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा है 10 साल का। अच्छा अफाफ जी सुनिएगा। हाँ, तो वो 10 साल का बच्चा है, तो उसमें ये कि मैं उसको प्यार से भी समझाती हूँ, तो उसको मेरी बात की समझ नहीं आती, वो कहना नहीं मानता, और जब गुस्से से जाती हूँ मारती तब भी नहीं करता, तो आगे से मारता है, बदतमीजी बहुत करता है, आगे से मारता भी, बदतमीजी करता है, जिद भी बहुत करता है। 10 साल का बच्चा। ठीक है, आप कॉल पे रहे, साथ रहे। जी 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 बदतमीजी भी पहले करता है, हम अगर वो एक कॉल जो हमारे पास पहले सरगोदा से आई थी, मैं उस पर भी बात करना चाहती हूँ। देखेंगे जो बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ होते हैं उनकी ऑफ कोर्स उनकी स्पेशल नीड्स हैं, उनके लिए स्पेशल स्कूल्स गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं बहुत सारे, लेकिन मैं वालिदैन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी आपके स्पेशल बच्चे हैं, जो भी उनकी डिसेबिलिटी है, अगर वो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, एक तो आप ये काम करें कि आपने उन्हें स्पेशल स्कूल्स में कोशिश करें कि मुमकिन हद तक ना भेजें। अगर उनकी कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल नीड नहीं है तो उन्हें आम स्कूल में भेजें। आम स्कूल में जब बच्चा पढ़ेगा तो बेहतर तरीके से सीखेगा। आप कह रही है ना आम स्कूल में नहीं एडमिशन देते। देखिए बहुत इश्यूज अगर ये वालिदैन इस चीज़ को रेज नहीं करेंगे, एडमिशंस नहीं लेते, बिल्कुल नहीं लेते, लेकिन अगर वालिदैन तो बिल्कुल मैं समझ रही हूँ, लेकिन वालिदैन को ये चाहिए कि इस पे वॉइस रेज करें, क्योंकि उनके बच्चे का राइट है। और जब वालिदैन ये वॉइस रेज करेंगे तो गवर्नमेंट इस टाइम से बहुत काम कर रही है। किस मुल्क में बैठ के आप कैसी वॉइस रेज करने की बात कर रही हैं? मैं कह रही हूं कि ये नहीं रह सकते हो रही है कि कचरा ना जलाएं, फसलें ना जलाएं, ये खटारा गाड़ियां ना जलाएं, बट वी कैन नॉट लूज, मरने पे हालत आ गई। आप बताएं ये वाली कुछ नहीं। आप मुझे इनकी बात बता दें, बच्चा जो बदतमीजी भी करता है साथ में, मैं उस पर बता दूं, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वी कैन नॉट लूज होप इन एनी सिचुएशन। ठीक है, हमारे मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन हम होप लूज नहीं कर सकते। हमें जो राइट डायरेक्शन है वो अपनी ऑडियंस को भी बतानी है और खुद भी उस तरफ चलना है। अच्छा जी, ये जो बच्चा आप बता रही हैं, कुछ 3-4 सिम्टम्स मैं बता देती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के अंदर ये हैं तो आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है। अगर बच्चा 14-15 साल की उम्र तक वो रूल्स को फॉलो नहीं करता, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव है, वो आपके साथ आपकी बात को इस तरह से आर्गुमेंट्स करता है कि आप जैसे कह रही हैं कि मैं उसको प्यार से भी समझा रही हूँ, वो नहीं समझ रहा है किसी सिचुएशन में भी, और सिर्फ आपके साथ नहीं है, अगर तो वो आपके साथ आपके स्कूल के अंदर जो रूल्स बने हुए हैं उनको भी फॉलो नहीं कर रहा, और इसके अलावा वो ट्रस्ट नहीं करता किसी पे भी,
तो ये वो तमाम अलामात हैं जो ODD की अलामात हैं। ODD एक डिसऑर्डर है बच्चों के अंदर, अगर आप उसको रिजॉल्व नहीं करते तो वो आगे कंडक्ट डिसऑर्डर्स में जाके बनता है, और वो सारे बच्चे, वो सारे एडल्ट्स जो हमें नज़र आते हैं कि माशरे में फिर वो आगे अपनी शादियाँ निभा सकते हैं, ना नौकरियाँ कर पाते हैं, ना कहीं सिस्टम में जा पाते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इसी स्टेज पे उसके लिए हेल्प जो है वो सीख करें। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच अफाफ। आपको दोबारा भी दावत देंगे, इसी टॉपिक को आगे और एलैबोरेट करेंगे, बच्चों की तरबियत, बच्चों की दोस्ती के लिए। अब एक ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। ठीक है, मेरे पास एक मेहमान है, इनकी कहानी है, इनकी स्ट्रगल है और आज मेरे सामने मौजूद हैं। मैं इनके बारे में बताऊं, शहबाज हैदर साहब जो कि फ़र्नीचर डिज़ाइन करते हैं, फ़र्नीचर बनाते हैं, कारीगर हैं, फ़र्नीचर को पेंट करते हैं, पॉलिश करते हैं और सिंगर भी हैं। एक ऐसा टैलेंट ही जो फ़र्नीचर वाला जिसके बारे में मैंने एलैबोरेट किया, और एक ऐसा टैलेंट कि ज़बरदस्त आवाज़ है, इतनी अच्छी तरीके से गाते हैं। मैंने तो हल्की सी भी इनकी आवाज़ सुननी है तो फिर मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आज आपको भी सुनाएंगे इनका टैलेंट, इनका हुनर और इनकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी। कैसी तबीयत है? आपकी दुआएं, ठीक ठाक हूँ, के सामने हूँ। आपका बहुत थैंक यू, आपने मुझे अपने शो में इनवाइटेड किया, थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स। देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है ना मेरा, ये तो हमने रखा ही टैलेंटेड लोगों के लिए, ये है ही उन्हीं का शो। मेरा तो शो है ही नहीं, मैं तो आके बस बताती हूँ कि ये हैं, ये वो हैं, बाकी सारा ये शो आप लोगों का है। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, इतना ज़बरदस्त टैलेंट, एक तो आप फर्नीचर का काम करते हैं, उसके साथ साथ आप सिंगर भी हैं, ये दोनों टैलेंट एक साथ लेके चल रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं? ये हो गए 15 साल हो गए। सिंगिंग में भी और ये फर्नीचर मेकिंग में भी है सारा कुछ? सिंगिंग में तो मुझे पूरा बचपन ही गुजर गया मेरा। अभी भी छोटा ही है, बचपन ही है जी है? नहीं, 30 साल उम्र तो मेरी हो गई। तो कभी आपको ऐसे ब्रेक नहीं मिली, कोई टाइम ऐसा नहीं मिला जिसमें आपको बड़ी स्क्रीन पे आने का मौका मिला, लोगों के सामने आप आए हो, अपना टैलेंट दिखाया? मैंने अपने अपने घर की एक तरीक़ेकार होता है, मैंने मेहनत की है और खूब मेहनत की है, अपनी फर्नीचर को टाइम दिया है। जितना टाइम बचा है उसमें मैंने अपनी प्रैक्टिस की है। मेरे वालिद साहब भी गाते थे, उन्होंने मुझे प्रमोट किया है, मुझे सपोर्ट किया है। उनसे सीखा है आपने? उनसे सीखा है मैंने। वाह। तो कुछ मैं टीवी देख देख के, राहत को भाई को सुन सुन के, राहत फ़तेह खान साहब, क्या बात है, खान साहब को सुन के, जो प्रोफेशनल लेजेंड सिंगर हैं उनको गाता हूँ। तो सुनो, हो जाए ज़रा पहले जी, क्या सुनना चाहिए? वो माइक पकड़िएगा, यही सुना दे मुझे, जीना मेरा है। मैं तेनू समझा, वाह, ना तेरे बाजू लगदा जी, नी तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, वाह, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजू लग राजी, मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने दे, तेरे बाजू कलियां रह रोंदे नैन न माने, जीना मेरा है मरना मेरा, नाल तेरे सी करे एतबार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, जान मेरी। वाह वाह वाह, बहुत आला, बहुत आला। अच्छा जी, आगे भी बढ़ेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका जो टैलेंट है वो दुनिया के सामने सही तरीके से ना आए। उस्ताद नुसरत अली खान साहब का कोई आपका फेवरेट ज़रा सुना दें, फिर मैंने नूरजहां जी भी सुननी है। ठीक। मार गई उड़ीक मैनू दे गया तरीक मेरा ढोला, नहीं आया है मार गई, ओ मार गई
उड़ीक मैनू दे गया तरीक मेरा डोला नहीं आया है। मर चलिया मैं तकदी तकदी, मर चलिया मैं तकदी तकदी, सुंजिया रावा यार दिया मार गई उड़ीक मैनू दे गया तरीक मेरा डोला नहीं आया। मार गई उड़ीक दिन रात दी, हस डुब गए अखियां थले सहियो, मैनू लग गए रोग वल्ले सहियो, मेरा दिल ते वस न चले की करा। जी वाह वाह वाह, मैडम नूरजहां जी भी साथ साथ। आहा हिक रोवे तू बदला दूजे रोंदे नैन निमाणे, वे तू ता मेरी जिंदगी है मैं ते मर गई आंदे फाने। एक रोवे तू बदला दूजे रोंदे न निमाणे, वेखां दी राह अखियां दे बाल मैं वेखां दी राह दिवे, अखियां दे बाल मैं एक पल लंघे जिवें एक एक साल, एक पल लंघे जिवें एक एक साल वे किनू दसां हाल। क्या बात है। वे तू ता मेरी जिंदगी है मैं ते मर गई तेरे पने, एक रोवे तू बदला। इतना अच्छा तुम गाते हो लड़के। इंडिया का भी गा लेता हूँ सुखविंदर को, वो सुनना चाहेंगे वो भी सुन लें। सुनाओ मुझे, मगर रुको एक मिनट, मुझे ना तुमसे कुछ बातें भी करनी है। इतना अच्छा गाते हो, कितना अच्छा टैलेंट है। जाहिर सी बात है अभी मेहनत करते हो, काम करते हो, पीछे फैमिली कितनी है भाई तुम्हारे? मेरे 6 भाई हैं। 6? तुम कितने किस नंबर पे हो? बड़े हो, छोटे हो, क्या हो? मैं दूसरे तीसरे नंबर पे हूँ। दूसरे तीसरे नंबर हाँ पे हो? अच्छा। तो घर पे जितने भी कमाने वाले हैं जी, वो सभी मिलके एक साथ जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सारे मिलके कमाते हैं? मिलके रहते हैं हम भाई, हम में इत्तेफाक बहुत है। हाँ जी, हम अपने आप को टूटने नहीं देते। अरे वाह, क्या स्ट्रगल क्या देखी ज़िंदगी में? अबू भी गाना भी गाते थे, तो अबू कुछ और भी काम करते थे क्या? सच बोलूं? सच बताना है मुझे, मुझे क्योंकि सच बोलने वाले को सब छोड़ जाते हैं। मैं तो सच बोलती हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ तो बड़ा कुछ होता है। सच बोलना, तस्लीम करना एक बहुत बड़ा चीज़ होती है। सच ये है कि इधर हमारे मुल्क में ना उसको प्रमोट करते हैं जो कहता है, जैसे चाहत फ़तेह अली खान जिसने कहा ए हो, उसको 27 मिलियन लग गया। मैं तो बताती हूँ क्यों लगे, मैं देखो जवाब दूंगी साथ साथ। अगर कोई चीज़ तुम्हारी सोच में है उसका जवाब दूंगी। चाहत फ़तेह अली खान को कोई भी सिंगर नहीं मानता, पहली बात जी। तुम मुझसे पूछो मैं सिंगर मानती हूँ? पूछो पूछो मुझसे पूछो, क्या आप मानती हैं सिंगर? नहीं, मैं नहीं मानती। तुम मानते हो? नहीं। भैया आप मानते हो? आप मानते हो? हाँ, उसको इंटरटेन करने वाला बंदा मानते हैं, इंटरटेनर है वो एक ऐसा इंटरटेनर है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, हमारे बहुत सारे ऐसे नाम हैं, नसीम विक्की साहब हो गए, ठीक है, कॉमेडी कर रहे हैं, कोई वो कर रहे हैं, वो भी हमें कॉमेडी करा रहे हैं। ये वो इंटरटेनर है, ठीक है। एक बात तुम्हारी सही है कि अच्छे टैलेंट को प्रमोट नहीं करते, ठीक है।
कोई भी सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ नहीं मिलती। कोई अच्छे गाने वाला सिंगर होगा तो उसको फंक्शन नहीं मिलेंगे, उसको शोज़ नहीं मिलेंगे, उसको खड़ा नहीं करेंगे, उसको तैयार नहीं करेंगे, उसको कॉन्सर्ट नहीं देंगे। सिर्फ आपकी शक्ल अच्छी हो, आप बोल अच्छा लेते हो और आपने इंग्लिश में ये यू कर दिया, उसके बाद आपको फौरन शो मिल जाता है। ठीक है, आजकल एक नया फैशन आ गया, धोती पहनो, जैकेट पहनो, उसके बाद ये एंड देन यू आर गेटिंग शोज। ऐसे ही है। मगर जो असल टैलेंट है उसको पीछे कर देता है। देखो माइक हटा के बात करो, बात कर रही हूँ, तुझे सही बोल रही हूँ, आवाज बन रही हूँ तुम्हारी, बोल रही है बिल्कुल, तुम्हारी आवाज बन रही हूँ, सच बोल रही हूँ ना, बिल्कुल सच। तो जो स्ट्रगल है ना, मगर मैं एक चीज तुम्हें बताऊँ, मैं अभी ब्रेक में भी तुम्हें बात करी थी, एक इंसान मेहनत करता रहे, मैं कहती हूँ आज नहीं उसको फल मिल रहा, मगर एक वक्त मिलेगा। अब अपनी तुम मुझे स्ट्रगल बताओ, अभी स्ट्रगल तुम्हारी तुम बचपन से गा रहे हो, ठीक है, अब्बू को भी तुमने गाता देखा है, कोई ऐसी तकलीफ जो तुम्हारे यहाँ फंसी है तुमने देखी है, किसी की कोई पेन जो तुम टूटे हुए हो, किसी की कोई स्ट्रगल का तुम्हें लगा कि वो उनको रिजल्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से तुम्हें भी लगता है कि तुम स्ट्रगल तो कर रहे हो, शौक भी है, मेहनत भी कर रहे हो, बट यू विल नॉट गेट द रिजल्ट आउट ऑफ इट, ऐसी क्या बात है? कोई रिस्पांस नहीं है, रिस्पांस नहीं आया जी, क्योंकि मेरे मुल्क में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैं पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ, घुमा के किसी से नहीं, मैं कुछ भी करने के लिए क्रेजी हूँ, मैं अपनी मौसीकी को लेके, अपने फ़न को लेके मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, अपने फ़न को, अपनी गुलकारी को आगे अपने मुल्क में गाने के लिए हर तरीके का गाना मैं इधर पाकिस्तान में गा सकता हूँ और अपने पाकिस्तान के लिए गा सकता हूँ। कितना पैसा लगा सकते हो? जितना कमाया वो सारा का सारा लगा दोगे? मैं अपना सब कुछ ही लगा सकता हूँ, मेरा शौक ही है, मैं जीना इसमें चाहता हूँ, मैं मरना इसमें चाहता हूँ, मैं हमेशा पॉलिश तो नहीं ना बाजी करना। कितने पैसे कमा लेते तुम डेली के? मतलब जो वेजेस बन जाती है डेली के ये मैं अपनी ये है खाने पीने के लिए कमा लेता हूँ, क्योंकि रिज़्क मिलता रहे, मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, मुझे मनी की अवज़ नहीं है। नहीं, वैसे अंदाज़न कितना कमा लेते हो रोज़ का वेजेस? ये रोज़ का मैं 2000। महीने का कितना हो गया? महीने का 60,000 आराम से। हाँ कमा लेता हूँ, कारीगर निकाल के 50। हाँ कारीगर जो। हाँ, तो ये जितना तुम महीने का कमाते हो, साल में तुमने जो भी कमा रहे होगे वो सब जमा करके भी तुम लगा सकते हो अपने? लगा सकता हूँ मैं, ऊपर कर्जा पकड़ के भी लगा सकता हूँ और रिक्शा पकड़ के लगा, रिक्शा पकड़ के नहीं, मैं आपके लिए बल्कि आपके लिए रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सीखे हुए सिंगर हैं, शादी ब्याह के फंक्शंस हो, चीज़ें हों, कोई ऐसे इवेंट्स हो तो आप प्लीज़ भाई को दें, और भाई ने अपना स्टाइल, अपनी सेहत ऐसे बना लेनी, आप देखेगा पता ही नहीं चलता, मगर भाई को मौका तो दें, ठीक है। आपने किसी को पैसे नहीं देने, पहली मेरी बात कान खोल के सुन लें, ठीक है। कोई आपको सिंगर नहीं बना सकता, ये तो फैक्ट सी बात है, कुछ भी आप पैसा चाहे जितनी दौलत, मगर आपका जो हुनर है ना वो आपको कहीं ना कहीं ले जाएगा। मैंने आपको दो बातें बड़ी अच्छी बताई, एक तो कि जो देखे ना, जो मेहनत कर रहा होता है समटाइम्स उसको उस टाइम पे रिजल्ट नहीं मिलता, लेट मिलता है, मगर जाके मिल जाता है। इसी तरह बहुत से ऐसे इदारों में भी लोग काम कर रहे होते हैं, बड़े पॉजिटिव तरीके से मालिक के साथ बड़ा ऑनेस्ट होते हैं, लगे पड़े होते हैं, मगर उनको उस वक्त रिजल्ट नहीं मिलता, बाद में जाके उनको प्रमोशंस मिल जाती हैं, बड़ी लेट मिलती है, मगर मिलती है। छोटे छोटे स्टार्स अगर देखें, मैं आपको बहुत से ऐसे नाम बता देती हूँ, जैसे नेहा काकड़ जी, उधर आप देख लें, ठीक है, आतिफ असलम साहब हमारे यहाँ पे देख लें, सज्जाद अली साहब ने कितनी मेहनत की, अली ज़फ़र साहब मेरे साथ भी ड्रामा कर चुके हैं, और भी बहुत सारे, उन्होंने पहले एक्टिंग करियर स्टार्ट किया था, वो सिंगर उस वक्त थे तो गाते तो थे, शौक था, मगर उस वक्त वो नहीं बने थे, उन्होंने कितनी स्ट्रगल की है। अली ज़फ़र की स्ट्रगल तो मैंने अपनी आंखों से देखी है कि वो टूटा नहीं, वो रुका नहीं, उसने इरादे इतने बुलंद किए, आज देखें इंडिया में भी उस लेवल पे उसको पहचाना जाता है, फिल्म तक एज हीरो कराया, क्योंकि उसकी शक्ल भी अच्छी थी, उसने उसका भी फ़ायदा उठाया, उसकी आवाज़ में भी यूनिकनेस थी। इसी तरह आतिफ असलम को देख लें, पहले लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि यार ये क्या है, अब तो अब उसी आवाज़ को निकालने के लिए गरारियाँ बनाते हैं लोग कि ये आतिफ की आवाज़ की गरारी हमने कैसे निकालनी है, ये जगह कैसी लेता है, जिस पिच से वो आतिफ असलम गाता है उस पिच से गाना ही मुश्किल है, वो शुरू ही अपने ऐसे पिच से करता है कि उस लेवल को छूने के लिए पूरा इंडिया कहता है यार आतिफ भाई ऐसा ही है। क्या बात, तो ये आतिफ असलम हो गए, राहत फतेह अली खान साहब, उनके लिए पहले लोग कहते थे कि नाक से गाते हैं, नाक से गाते हैं, आज उनकी जैसी आवाज़, उनकी जैसी यूनिकनेस, उनके जैसा स्टाइल
कोई कॉपी भी नहीं करके, कॉपी भी नहीं कर छाप सकते, भी नहीं सकता, छाप भी नहीं कुछ सकते। भी नहीं कर, क्या बात। क्योंकि राहत फतेह खान साहब राहत ही हैं। और चाहत फतेह खान साहब सिर्फ एक एंटरटेनर है, वो कोई सिंगर नहीं है। कभी उनके नाम के आगे ये बोलने की जरूरत ही नहीं कि वो सिंगर है, वो तो लोगों को खुश करने के लिए आता है, वो तो कॉमेडियन है। समझ गए अब बात को? अब तो नाराज नहीं हो गए ना इस बात से? सज्जाद अली साहब का कोई गाना सुनाओ मुझे इसी खुशी में। अच्छा, आए हाय, वो आता था, मैं बावरी चकोरी करे दुनिया उनका पुराना से। कोई गाना सुना दो। अच्छा चलो सुनाओ, वो भी सुना सकते हो मुझे उनके स्टाइल। बेबिया ओ बेबी तेरी मर्जी नहीं। साहिल वाला सुना दो। साहिल पे खड़े हो तुम्हें तेरी क्या? याद सताती। तेरी याद सुना दो। ओए मेरा फेवरेट, माइक उठाओ। अरे ये गाना कितने टाइम से नहीं सुना हमने, वाह। चलो शाबाश। तेरी याद सतांदी, तेरी याद सतांदी, तेरी याद सतांदी, तेरी याद सतांदी, मैनू तेरी याद सतांदी, नींदर नहीं आंदी, तेरी याद सतांदी है, तेरी याद सतांदी, मैनू तेरी याद सतांदी, नींदर नहीं आंदी, मुड़ के सजना वल ना आए, दूर हो गए देश पर आए, मुड़ के सजना वल ना आए, दूर हो गए देश पर आए, जिंद हो गई कमली, तेरे हिजर च रमली, जिंद हो गई कमली, तेरे हिजर च रमली, मैनू तेरी याद सतांदी, नींदर नहीं। वाह जी वाह जी वाह जी, क्या बात है जी। देखो आज हमारे शो पे आ गए तो आज की जो 2000 की दिहाड़ी वो नहीं मिलेगी, या जाओगे बाद में काम करोगे? नहीं नहीं, मेरा असल में ज़ाती इधर घर बार है, ये तो अल्लाह का शुक्र है, अपना घर है, अपना घर है, तो वो 5-6 भाई हैं, मेंटेनेंस। शादी हो गई तुम्हारी? नहीं। तो गाना गाओगे या? कोई मिली ही नहीं, अभी कोई मिली नहीं? ले फंक्शन कोई लंबा नहीं है, बीवी कोई मिली नहीं है, ये सारी चीज़ें भी तुम्हारी सिचुएशनल चल रही हैं, है ना? अल्लाह ताला तुम्हारे रास्ते खोलेगा तो ऐसे एक साथ खोलेगा। वैसे भी बीवी के नसीब से रिस्क आता है, तो वो रिस्क अगर तुम्हारा शौक सिंगिंग में, तो हो सकता है तुम्हें फंक्शन आ जाए बड़े सारे। हम तुम्हें दोबारा भी बुलाएंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं तुम्हारे साथ, ठीक है? एक आखिरी गाना ज़रूर जाने से पहले मैं सुनूंगी, कोई अपनी पसंद का, वो जो इंडिया वाले भाई का तुम कह रहे थे, सुखविंदर का। अरे सुखविंदर का तेरी मेरी यूं टूट गई। अरे सुना दो। ओए हाय, लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, मैंने मारदा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी यूं टूट गई सोहणीए, नी जिवें टुटिया बरतों तारा, तेरी मेरी मेरी तेरी तेरी मेरी मेरी तेरी मेरी मेरी तेरी यूं टूट गई सोहणीए, नी जिवें टुटिया बरतों तारा, लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई, ओ सच्चा रब रखा मुँह मोड़ जान वाली है, दिल लेके मेरा दिल तोड़ जान वाली है, तोड़ जान वाली है, दन 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 दन, दिल टूटे ना जुड़े दोबारा, तेरी मेरी यूं टूट गई सोहणीए, नी जिवें टुटिया बरतों तारा, तेरी मेरी यूं टूट गई सोहणीए, नी जिवें टुटिया बरतों तारा, लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई। वो भी आता है गाना, वो
साकी साकी रे, तुम्हारी आवाज में बहुत अच्छा लगेगा। हो शराबी क्या शराबी जो नशे में ना रहे, ओ शराबी क्या शराबी ऐसे जो तबाह करे, हो शराबी क्या शराबी दिल में जिसके गम न हो, लुट के समझो शराबी पास जिसके हम न हो। ओ साकी साकी रे साकी साकी आपस आ रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी, ओ साकी साकी रे साकी साकी आपस आ रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। ओ इश्क की गलियों में न जाना इश्क बड़ा बदनाम है, इश्क तो मेरा खुदा है आशिक मेरा नाम है। इश्क की गलियों में न जाना इश्क बड़ा बदनाम है, इश्क तो मेरा खुदा है आशिक मेरा नाम है। आशिकी के हर कदम पे रोज कत्ले आम है, ओ आशिकों पे जान लुटाना आशिकों का काम है। ओ साकी साकी आपस आ रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी, हो साकी साकी रे साकी साकी आपस आ रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। वाह शाबाश।